स्वेच्छा से बोलना चाहते हैं, पहले वो लोग बोले, बाद में फिर सब लोग बोले। कल दिन भर की चर्चा में आपको क्या मिला? है बहुत उदास दिख रहा। कुछ मिला नहीं मिला? मिला मिला तो बताओ। कुछ अजीब सी बात भी हमको जानने को मिली। 4.5 और 5.5 की बात मगज में नहीं बैठती थी कि 1 का 2 भाग कैसे हो सकता है। 4.5 5.5 तो ये अजीब सी बात लगी। और साक्षात्कार के बाद जो ऑटोनॉमी है वो भी एक बढ़िया बात लगी। तब तक तो हमारा सीधा प्रयत्न होता है, बाद में जो ऑटोनॉमी है वो गजब की बात है। वो इससे हमको समझ में आया कि हमारी भी एक कक्षा बननी चाहिए। बाद में सरल है, बाद में ढाल है, तब तक तो चढ़ान है। बिल्कुल। देखिए, यदि आपकी बात में बाकी लोग सुन पाए कि नहीं सुन पाए? बाकी लोग को लग रहा होगा सोम भाई को सुनना है। रिपीट करो, देखता हूँ कौन कौन सुन पाए। वो बेन रिपीट करेगी, रेड जैकेट वाली। नहीं तो पड़ोसन करेगी। हाँ जी, लाओ दो पीछे, देखती हूँ, लाओ। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, इसमें क्या है। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई ने बोला कि 4.5 क्रिया से छे, एमा 5.5 बोलते हैं तो अधूरापन दिखता है, और ऊपर की जो 5 क्रिया है और उसको तो ठीक लगता है, जैसे ढाल के चढ़ाव में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा लगता है ऊपर वाला भाग। और नीचे वाला भाग में अधूरापन क्यों है? 4.5 5.5 ऐसे ही बोला? ऐसा नहीं बोला। मैं तो ऐसा देखो, इसी को ना कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका एक जो ट्रेनिंग लोग करते हैं एनजीओ टाइप, उसमें एक एक्सरसाइज भी करवाते हैं। कान में एक जन दूसरे के कान में कुछ कहता है, वो तीसरे के कान में कहता है, वो चौथे के कान में कहता है, 10वें के कान तक पहुंचते पहुंचते बात ही बदल जाती है। हाँ जी, है ना? इसलिए परिवारों में जो कन्फ्यूज़न है, कहने वाले ने क्या कहा, किस भाव से कहा, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब गई भैंस पानी में। उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसने संदर्भ क्या था, बात क्या थी, कहने वाले ने क्या कहा, सुनने वाले ने क्या कहा। कभी कभी आदमी अपना मन हल्का करने के लिए कुछ बोलता रहता है। तो यही कम्युनिकेशन की बात है कि जो सामने वाला कह रहा होता है, हम वैसा नहीं सुनते, कुछ और सुनाई दे जाता है। यही संवाद की महिमा है कि अपन उसको वापस क्रॉस चेक बोलते हैं। तुमने यही बोला क्या? बोल के दिखाया और पूछा, तुमने यही बोला कि नहीं बोला? इसलिए जब आप रिपीट करते हो, मैं वापस पूछवाता हूँ, यही बोला? कहता नहीं बोला। फिर बोलो। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। आपने जो 10 स्टेप बताया, इसमें से 5 स्टेप से जो कट हो जाता है तो सही बात है। लेकिन 4 स्टेप के बाद में जो 5वां स्टेप है उसका 2 भाग किया, आधा भाग नीचे लिया और आधा भाग ऊपर लिया। तो तब तो हमको ऐसा लगता था कि ये क्या बात है, स्टेप तो एक ही होता है ना, साक्षात्कार होता है तो इसमें क्या 2 भाग हो सकता है। लेकिन आपने ये 3 और 3 वो जो भाग किया, इससे बाद में समझ में आया। तो ये एक बात अजीब सी लगी। और हम अजीब सी लगी का क्या मतलब है? अजीब सी लगी का ऐसा मतलब है कि मन है तो मन का तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस ऐसा तो भाग होता है। तो चित्त है तो चित्त में भी ऐसा होता है, लेकिन उसकी कक्षा तो नहीं बदल सकती ना। तो आपने तो कक्षा बदल दी, एक को ऊपर में डाल दिया, एक को नीचे में डाल दिया। तो ये बात तो अजीब सी लगी। और आगे बढ़ते बढ़ते जब साक्षात्कार के तक पहुंच जाते हैं और वास्तविक स्वरूप में हम जान जाते हैं, बाद में जो बोध है, संकल्प है, प्रणाम आत्मा तक हम जाते हैं, तो यहाँ तक का रास्ता सरल है।
तो इससे मालूम हुआ कि हमारी भी एक कक्षा बननी चाहिए, हमारी भी एक कक्षा। अब एक ऊंचाई तक पहुंच गए तो बाद में हम ऐसे ही ढाल पर तब जाते हैं और सरल है, तब तक का रास्ता से चटाल हुआ है। और बीच में से कहीं भी कट गया तो अगले वाला आने वाला नहीं है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम मन से सीधा बहुत तक जा सकते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अच्छा है। संवेदनाओं का मन पर प्रभाव रहता है। संवेदना का सीधा मन से संबंध है और मन यहीं तहीं घूमना कम करता है। ठीक रूप से मन चलता है, या तो कोई ठीक बात मन में दृढ़ होती है तो वृत्ति को प्रभावित करता है। वृत्ति ठीक रहती है, वृत्ति में प्रभावित हुई वृत्ति तो चित्त में जो, या कि मैं गैलरी समझता हूँ उनको, गैलरी में जमा होता है, चित्र ठीक चित्रण होता है और चित्त से बुद्धि प्रभावित रहती है, बुद्धि पर असर करती है और बुद्धि से आत्मा तक हम जा सकते हैं, ऐसा ध्यान में आया। ये प्रभावित शब्द को समर्पित कहना पड़ेगा। समर्पित, अच्छा है ना, क्योंकि छोटी मनोवृत्ति चीज को बड़े को प्रभावित नहीं कर हाँ, सकता है। वो जो प्रभावित कर देता है उसी का नाम दुख है। दुख है। सच्चाई ये है कि शरीर से मन विकसित है, मन से वृत्ति विकसित है, वृत्ति से चित्त विकसित है, चित्त से बुद्धि विकसित है। तो सच्चाई ये है कि विकसित अविकसित को प्रभावित करे, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ और संवेदनाओं से मैं प्रभावित होता हूँ, संवेदनाएं मुझको प्रभावित नहीं करती हैं, भाषा को भी सटीक रखना पड़ेगा। संवेदनाएं मुझको प्रभावित करती हैं कि मैं संवेदनाओं से प्रभावित होता हूं। कार मुझको प्रभावित नहीं करती है, गाड़ी मकान मुझको प्रभावित नहीं करता है, मैं प्रभावित होता हूं क्योंकि उसमें करने वाली कोई चीज नहीं है। कार में कर्ता पद नहीं है, कार कुछ करती नहीं है, कार का केवल होनापन है, उद्दीपक भी नहीं है। यही पकड़ना है। कार है, लोहा है, पेंट हुआ है, बस इतनी बात है। वो कुछ कर्ता पद वहां पे नहीं है। तो ना कार प्रभावित करती है ना कोई स्त्री या पुरुष हमको प्रभावित करता है, ना कोई लोभ और काम हमको प्रभावित करता है, कोई दूसरा प्रभावित नहीं करता है। मैं प्रभावित होता हूं। देखो, ये सब बातों के ना समझ में आने के कारण परंपरा में किसी जगह में ये भी कहा कि स्त्री नरक का द्वार है। ये सब बहुत गहरे मामले हैं और बहुत फंसे हुए मामले हैं। स्त्री नरक का द्वार है कि तुम्हारी समझ में कमी थी, संसार माया है कि तुम्हारी समझ में कमी थी। सब उल्टा पुल्टा किया हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसे उल्टे पुल्टी हैं। तो स्त्री नरक का द्वार नहीं है। मैं प्रभावित होता हूं क्योंकि मेरी मानसिकता में काम है। संसार माया नहीं है। मैं उसके प्रयोजन को नहीं समझता हूं तो मैं उसमें गलत तरीके से उलझ जाता हूं। तो कोई कार, कोई गाड़ी, कोई साड़ी, कोई वस्तु, कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं करती है। कोई पैसा हमको प्रभावित नहीं करता है। कोई भी दृश्य हमको प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वहां कर्ता पद नहीं है। मैं प्रभावित हो जाता हूं। वो करता तो सभी को नहीं कर देता। कार प्रभावित करती तो सभी को कर देती। सब कहां प्रभावित होते हैं एक जैसे? कोई होता है, कोई नहीं होता है। बढ़िया। हमारी भाषा में ये लगातार बना रहता है। मैं उसने प्रभावित कर दिया, उसने प्रभावित कर दिया। तो किसी ने आपको प्रभावित नहीं किया, आप प्रभावित हुए। अभी मैं अपने प्रभावित होने की जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
हाँ, कोई एक व्यक्ति से अनेक लोग प्रभावित होते हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं। वो ऐसे भी हमने लोगों को देखा है जो आदरणीय नागराज जी के पास आते थे, प्रभावित नहीं होते थे। एक अनुभव संपन्न व्यक्ति को भी, समाधि संयम व्यक्ति को भी कोई आदमी ना पहचान पाए, बिल्कुल ऐसा हो ही सकता है। वो उनके लिए भी गिला शिकवा शिकायत से भरा रहे, ये हो ही सकता है ना। हम सरकारी शिविरों में देखते थे, है ना, क्योंकि क्या है कि कोई भी एक्टिविटी के प्रति आदमी ना गैर जिम्मेदार है। उसको लगता है कि सारे गैर जिम्मेदार होते हैं, उसको लगता है सारे लोग कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे होते हैं। जब दिल्ली स्कूल एजुकेशन के साथ में हमने काम शुरू किया तो टीचर आते थे तो उनको लगता था कि ये इससे पैसा कमाते होंगे। हमने अकाउंट उनके हाथ में दे दिया, ले तुम चलाओ, तुम शिविर की जिम्मेदारी लो। तो 2-4 शिविर होने के बाद, 10-5 शिविर होने के बाद में टीचर्स ने अपनी जेब से पैसा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया कि नहीं, इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो ये कोई वो मंच नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है और कोई पैसे कमा रहा है और कोई इसको चला रहा है। यहाँ सब कोई अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, यहाँ हर आदमी लगा ही रहा है। किताबों की भी जितनी किताबें उपलब्ध होती हैं, ये सारी किताबें छपने से लेके बिकने तक किसी का भी एक पैसा कहीं भी कमीशन नहीं है। छपाने वाला अपनी मेहनत से छपाता है, घर में स्टोर करने वाला, रायपुर का एक परिवार अपनी मेहनत से स्टोर करता है। एज ऑन एक्चुअल बुक पे जो प्रिंट लिखा रहता है आप उसको पे करते हो, और वो इतना ही है कि अगली बार किताब छप जाए, है ना। शिविर ऑर्गेनाइज होता है तो आप में से ही कोई शिविर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ये ऑर्गेनाइजर टीम अलग से नहीं है जो लगातार शिविर ऑर्गेनाइज करती है और लगातार पैसा बटोर के फिर इकट्ठा करके कुछ करती है। तो ये जो आदमी की गैर जिम्मेदार मानसिकता है, उसके चलते हमको लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है और हमारा, वो बोलते थे हमारे को सुविधा नहीं मिली, सुविधा कम मिली, हमारे तो एंटाइटलमेंट ज़्यादा है। मैं तुम्हारा ज्ञान भी एंटाइटलमेंट नहीं है, जितना तुम्हारा अहंकार है सरकारी आदमी का, कोई ढंग का आदमी तुम्हारे पास आएगा नहीं, और तुम्हारे अहंकार के चलते तुम किसी ढंग के आदमी के पास जाओगे नहीं। ये शरीर यात्रा तुम्हारी गई। तो भैया आदमी की हालत बहुत खराब है। तो ये जो किसी जगह की पवित्रता को समझ के उसके साथ जो निभने की कहानी है, क्योंकि हमारी मानसिकता में आता ही नहीं कि यार ये कोई लगा रहा होगा। मेरी जॉइंट फैमिली के लोग ये मानते हैं कि इस एक्टिविटी से मैं भी बहुत कमा रहा हूं, मेरे खून के रिश्ते के लोग, सामान्य लोग तो यही जानते हैं। ऐसी बुरी हालत है, क्योंकि आदमी की मानसिकता में आता ही नहीं है कि कोई लगाता होगा। लगा रहा है, खूब माल काटता है, बिना वजह काम ही क्यों करता है? क्योंकि वजह के आदमी को शरीर के अलावा कोई वजह समझ में आई नहीं। इसीलिए जो है वो, हाँ, आपको थोड़ा माइक नीचे रखना चाहिए। हाँ, तो जैसे कोई जो आस्था वाला व्यक्ति है वो शुभ मार्ग पर चल देता है और वो सबको अपना समझने लगता है। हाँ, और ये वाले समझते हैं कि ये 3 ही 4 को समझना है, तो कहे कि इसका वो ढीला हो गया है। तो आपको बताएं कि हम केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते थे संबलपुर उड़ीसा में, और उसको करने से पहले हम पढ़ाते थे मजदूरों के बच्चों को लखनऊ में। तो बच्चे चिट्ठी लिखने लगे, कब आएंगे, खिलौने लाएंगे, कपड़े लाएंगे। तो एक सत्र पढ़ाने के बाद से हमने नौकरी छोड़ दिया, और तब मजदूरों के बच्चों के लिए हम कपड़ा मांगने गए थे। तो एक अब जाड़ा पड़ रहा था, अब हम खटखटा रहे थे दरवाजे, तो एक बहन जी निकल के आई। तो हमने उनसे कहा कि अपने घर के 4 से 14 साल के बच्चों के पुराने कपड़े जो डिस्कलर हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, छेद हो गए हैं, उन कपड़ों को उन लोगों के बच्चों के लिए दे दीजिए जो जाड़े में ठिठुर रहे हैं। तो बहन जी ने कहा कि पागलों जैसे झोली टांग के घूम रहे हो, इतने हट्टे कट्टे हो, भगवान ने शकल सूरत ठीक बना रखी है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। तो मैं उनको समझाना चाहा, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी। तो हम रात को सोच रहे थे कि हम बहन जी के नज़रों में पागल लगते हैं,
और बहन जी हमारे नज़रों में पागल लगती हैं, और ये दुनिया ही बहुत बड़ी पागल खाना है और इसमें तरह तरह के पागल रहते हैं। तो उनकी प्रेरणा से हमने गीत लिखा और उनको समर्पित किया। नहीं, ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है, सबकी मस्ती अलग अलग, यहाँ मस्त मस्त हो जाना है। कोई पागल राम भजन में, कोई कोठी कार में, कोई बिक जाता मेरे भाई दौलत के बाजार में। बच्चे पागल, बूढ़े पागल, जवानों का क्या बतलाना है, ये दुनिया पागल खाना है। सब जानते हैं इस जीवन का पल भर का नहीं भरोसा है, सोना चांदी महल अटारी नजरों का ही धोखा है। भूषण हो पागल बन जाओ, दिन दुखी की सेवा में रम जाओ। मिट्टी से तू जन्मे भाई, मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया पागल खाना है। एक बच्चे को देखा मैंने, तन में वस्त्र नहीं ना खाना था, जनवरी की थी एक रात, एक पेड़ ही उसका ठिकाना था। आंखें उसकी पूछ रही थी क्या मेरा है दोष कहो, किसी के कुत्ते मखमल पहने क्या मेरे तन पे सूत न हो। मैं भी हूँ इंसान ए भाई, मुझको अपना खून कहो। उनके कुत्ते खाते दूध मलाई, नहीं किसी को दाना है, ये दुनिया पागल खाना है। हम पागल पागल खाने में एक दुनिया नई बनाएंगे, जाति पाते और पंथ भेद से ऊपर उठ हम जाएंगे। दीनहीन शोषित पीड़ित को अपने गले लगाएंगे, सबके शिक्षा स्वास्थ्य की खातिर पागल हम बन जाएंगे। पश्चिमी पागलपन छोड़ के हम देसी पागल कहलाएंगे। गांधी सुभाष आजाद थे पागल, पागल आज जमाना है। चाहे जितना उड़ो गगन में, धरती पे तुझे आना है। ये दुनिया पागल खाना है, पगलों का आना जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ज़रूरत तो है इस बात की, कैसे अपनी संकीर्णताओं से निकलें। और मैं फिर कहा कि मैंने ऐसे कई, इन बहुत सारे 30-35 साल के सामाजिक जीवन में ऐसे कई बड़े लोगों को देखा जिनकी राज्य में चलती थी और जिनकी तूती बोलती थी, और उस समय वह अपने सारी ज़िंदगी उनको वो नहीं सिखा पाई। डॉक्टर की एक लाइन उनको बहुत कुछ सिखा पाई। किसी दिन डॉक्टर ने कहा कि अब 3 महीने बचे, कैंसर 4थी स्टेज में है। उस दिन उस आदमी का पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। मतलब ये सब घटी घटनाएं। तो सारी जिंदगी की उपलब्धियां, सारी जिंदगी के जलवे आदमी को वो नहीं सिखा पाते जो मौत का एक दर्शन कभी सिखा देता है। तो मौत तो सबको आनी है, सबका शरीर मरना है, लेकिन उसकी हमारी कोई खुद की कोई सकारात्मक तैयारी होगी तो हो सकता है उससे भी हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो सही अर्थों में मरना मरना नहीं है, मरना भी एक जीना है। क्योंकि उन क्षणों में मैं देख पाता हूं कि मैं नहीं मरा, शरीर मरा है ना। तो सही अर्थों में मरने का भी जीने के लिए सदुपयोग किया जा सके, ऐसे प्रयोग इस देश ने किए हैं। जैनियों में संथारा वही बात है। तो मुझको लगता है कि बहुत कुछ है इस देश में सीखने समझने के लिए, और बहुत लोगों ने मेहनत भी किया है। तो कैसे अपनी संकीर्ण मानसिकता से उभर कर थोड़ी सी खिड़की खोल दी जाए और कुछ खुली हवा भीतर आने दिया जाए, और इस दर्शन के माध्यम से कम जिन चीज़ों को हम चाहते थे लेकिन शब्द नहीं दे पाते थे। मैंने रायपुर में एक शिविर किया था, जो रायपुर का गुजराती समाज है उनके बड़े लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें से एक हैं राठौड़ हैं, दिनेश भाई राठौड़, और रायपुर में उनकी बड़ी होटल है। तो उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया था। बोले हमारे पास बहुत सारे शब्द थे जिनके अर्थ नहीं थे, और बहुत सारे भाव थे जिनके अर्थ नहीं थे, शब्द नहीं थे। तो शब्दों को अर्थ मिल गए, अर्थ को शब्द मिल गए, और जिंदगी बह निकली।
बहुत सारी हमारे पास एहसास हैं जिनके हमारे पास शब्द नहीं होते, हम उनको कह नहीं पाते, क्योंकि ज़िंदगी को कहने की हमारी योग्यता नहीं है। क्योंकि हमारे पास आदरणीय नागराज जी अपने शब्दों में कहते थे कि हमारे पास वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं। हम खाने पीने की बात कर सकते हैं, हम गाड़ी की बात कर सकते हैं, हम कपड़े की बात कर सकते हैं, हम मकान की बात कर सकते हैं, हम मेडिकल साइंस की बात कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। मानव की बात करने की योग्यता हमारी नहीं है। इसलिए अक्सर आप देखोगे परिवारों में चर्चाएं आती हैं, नहीं मेरा तो कहने का ऐसा भाव नहीं था। जब भी आपस में कुछ गलतफहमी होती है तो भाव की समझ हमारी नहीं है, भाव की समझ नहीं है, जबकि जीना भाव पूर्वक होता है। तो भाव की हमारी समझ बन जाए और भाव को हम शब्दों से व्यक्त कर पाएं, भाव को हम शब्दों से समझ पाएं, ये एक अद्भुत दरवाज़ा खुला है। तो मेरे को लगता है कि पूरी ताकत के साथ जिंदगी का जो भी समय हमारे पास है, एक रोग गले पड़ जाता है, उसके बाद सारा शरीर ढीला हो जाता है, सब ज्ञान काफुर हो जाता है। हाँ, बीपी शुगर बढ़ जाए तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आता, जीवन शरीर अलग अलग फिर तो यही दिखता है कि यार सर में दर्द हो रहा है और शरीर ढीला है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर का सदुपयोग किया जाए, और कम से कम जब शरीर कोई दिन बीमार होगा ही, कोई दिन खटिया पकड़ना ही है, तो कम से कम उस समय सुकून रहेगा कि शरीर का सदुपयोग कर पाए। चलिए, तो मैं इतना ही ध्यान दिलाना चाह रहा था कि इस पूरे अभियान में ना कोई ऑर्गेनाइजर है, ना कोई संचालक है, ना कोई गुरुजी है ना। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही कहता हूँ, और हमारे सारे मित्र पूरे देश और विदेश में जितने भी मित्र इस काम को करते हैं, सभी उपकार विधि से करते हैं, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के ही करते हैं। जीवन विद्या में यदि कोई पैसा ले रहा है तो वो जीवन विद्या नहीं है जी। ऐसा तो किसी भी आयाम में, ना बुक्स पे, कोई भी चीज़ पे, इवन शिविरों में कुछ लोगों के उत्पादन को हम रखने को अलाउ करते हैं, वो भी हमारा उत्पादन नहीं होता है। जो लोग इसको समझकर ऐसा जीने में लगे हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके उत्पादन हम शिविरों में रखवा लेते हैं और लोग खरीद लेते हैं, और जो कुछ भी प्रॉफिट है उससे जो लोग अच्छा सच्चा जीना चाहते हैं उनकी आजीविका चल सके। क्योंकि देखिए, लगभग मैंने शिविर के शुरू में भी आपसे शेयर किया था कि हमारा एक मित्र जिसने कि एक ऐप क्रिएट किया है और पिछला 20 साल अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लगाया है, ये सोच के कि जो लोग ऑर्गेनिक उगा रहे हैं उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता है या उनका प्रोडक्ट ठीक से नहीं बिकता है। उसका ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि यदि एक परिवार में हम केमिकल जो कुछ भी तमाम चीज़ों में खा रहे हैं उसकी जगह यदि हम ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं तो लगभग 12 से 1400 का खर्चा प्रति व्यक्ति बढ़ जाता है। ऐसा ही कैलकुलेशन उन्होंने किया। लेकिन देखो, घर अधिकांश महिलाओं के हाथ में होता है। हमारे भी ऐसे 2-4 मित्र हैं जो कि दूध का पैसा अपनी घरवाली को बताते हैं कि हम 60 रुपये में ले रहे हैं और हम तो 80 रुपये देते ही हैं। तो वो अपनी घरवाली को ये नहीं समझा पाते हैं कि हमको 80 रुपये का दूध लेना चाहिए, क्योंकि घर अधिकांश महिलाओं के हाथ में है और महिलाओं को लगता है जब 40 रुपये मिल रहा है तो 60 देने की क्या ज़रूरत है, और 80 देने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमारे घर में आप मॉल जाएंगे, हम कितना भी पैसा खर्चा करके आ जाएंगे, 4000 रुपये की शराब की बॉटली आएगी, है ना। तमाम तरह के फिजूल खर्चियाँ शादियों में और सभी जगह हो सकते हैं। कपड़ों के ऊपर हम कितना भी वैसा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने भोजन पे हम खर्च कर सकें, दिखावा में हम कितना ही खर्चा करने के लिए बाध्य होते हैं, है ना। सामाजिक लेन देन में हम कितना खर्चा करने के लिए बाध्य होते हैं। तो हम बाध्य हो के कोई गला पकड़ के प्रभाव से या दबाव से हमसे पैसा निकलवा ले, लेकिन किसी सही काम के लिए हम खर्च कर पाएं, ऐसी हमारी योग्यता अभी नहीं बनी जी। मैं बात पूरी कर दूं तो उन्होंने कहा कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग शौकिया ऑर्गेनिक खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर में अपने परिवार के पूरे भोजन को ऑर्गेनिक करके, चाहे घर का खर्चा मंथली 5000 रुपये बढ़ जाए, जिनके जो सक्षम है उनकी कहानी ऐसी है, वो नहीं कर पाते। मैंने आदमी को रिक्शे वाले से, बहुत पुरानी बातें हैं, रिक्शे वाले से 2 रुपये के लिए लड़ते अपन देखते हैं, सब्जी वालों से 2 रुपये के लिए लड़ते हुए देखते हैं, है ना।
और तमाम इतने बड़े जो तमाम बड़ी चीज़ों में कितना पैसा सामने वाला हमसे खर्च करवा देता है या हम खर्च कर देते हैं। एक मकान बनाने में हम कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं दिखावे के हिसाब से, कपड़े में, शादियों में, गाड़ियों में, तमाम चीज़ों में। लेकिन हम किसको दबाना चाहते हैं? जो श्रम कर रहा है उसको हम दबाना, गरीब को हम दबाना चाहते हैं। मॉल वाले से तो हमारी बोलने की हिम्मत नहीं है कि इसमें कुछ कम कर लो, वहाँ तो हमारी इज्जत का सवाल है। कम करने बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं गरीब आदमी हूँ। तो ये सब मानसिकता के खेल हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए हम लोग बहुत सारा काम करते थे तमाम वाटर शेड से और दुनिया भर की स्वयं सहायता बचत समूह, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बकरी पालो और मोमबत्ती पालो और अगरबत्ती पालो, सब बंद कर दिया, कुछ नहीं करना है। मानसिकता जब तक ठीक नहीं हुई होगी तब तक कोई काम सफल नहीं हो। तो एक ही काम करना है, ऑर्गेनिक माइंड का खेती करना है। बोलिए। अमरेली में मेरा घर है और गुजरात गवर्नमेंट ने उसको आदर्श घर का अवार्ड दिया है और 7-8 हज़ार लोग हमारा घर देखने के लिए आ गए हैं। अच्छा। शुरुआत में तो मैं किसी को भी आने देते थे, अब हमने नियम बनाया है कि सारा फैमिली है वो ही हमारा घर पर आए, क्योंकि पति जान के जाता है और अब परिवार को नहीं समझा सकते कि ऐसा होना चाहिए। सब परिवार जब आ जाते हैं तो पत्नी से और पति से कराते हैं कि ऐसा करना चाहिए। हमारा घर 2,70,000 में फक्त बना है। 2,70,000 70,000। हाँ, इतना में से 2,70,000 में बना है। क्या आखा घर 2,70,000 में पूरा घर बना है? घर बना है। अच्छा। और 3 वर्ष चले, इतना बारिश का पानी स्टोरेज हमारे यहाँ है जिसके लिए हमने खर्च नहीं किया है और जगह भी नहीं रोकी है। कितना भी बारिश हो हमारा घर का पानी बाहर नहीं जाता। कोई स्नान करे, कोई मुख धोए तो कोई न कोई वृक्ष में हमारे यहाँ पानी जाता है। 40 प्रकार के ऐसा झाड़ है। हमारी शाक भाजी घर में ही पैदा होती है, जब खाना है तभी हम काट के लाते हैं। और सारी रचना ऐसी की गई है कि ट्यूबलाइट पंखा ऐसी कुछ बहुत ज़रूरत नहीं रहती। और पवन है तो हमारे घर में कहीं भी पवन लगते हैं, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लगता, है तो ऐसा लगता है। और ऐसा आजकल लोग कैसे सुधर गए हैं, शाक भाजी जहर वाला लाते हैं और घर के कुंडे में, गमले में वो कैक्टस बोते हैं, कैक्टस, कि जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उसके सामने देखते हैं, वो हमारे सामने देखते हैं। हमको ऐसा कहते हैं बैगन का छोड़ लगाओ, 2 वर्ष तक आपको बैगन का खाने के लिए मिलेगा। तो ऐसा आदर्श घर का हमने निर्माण किया है। बहुत लोग आते हैं। अब हमने घर की नई डिज़ाइन बनाई है। एक एग्जॉस्ट फैन चले तो 3 घर में एसी चलता है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं, कोई बिजली की। एक एग्जॉस्ट फैन चले 3 घर में एसी चलता है। 3 घर में एसी चलता है। हाँ, ऐसा हमने एक डिज़ाइन क्रिएट की है घर के लिए। और मैं जहाँ नौकरी करता था इसमें भी हमने आदर्श एक ऑफिस बनाई थी और 1,000 वृक्ष था। तो सभी वृक्ष को पानी प्रतिदिन मिलते हैं, इसमें मानस की कोई ज़रूरत नहीं। पानी की 9 टंकी थी, वो ऑटोमेटिक थी, वहाँ भी कभी मनुष्य की ज़रूरत नहीं। और दिल्ली से जॉइंट रिव्यू मिशन टीम जब गुजरात में आए थे हमारी ऑफिस देखने के लिए, तो 3 दिन रुके और धारा सभा में कहा कि अगर सरकारी ऑफिस देखने के लिए है तो कन्हूभाई करकर की ऑफिस देखने के लिए जाओ। और राज्यपाल खुद देखने के लिए आए थे। इसलिए हमने सोचा कि जो भी बोलना है पहले करो, सफल हो जाओ तो ही बोलो। हम और गोविंद भाई हम साथ में ही रहते हैं। एक ही घर का 2 भाग है। मेरी पत्नी प्रोफेसर है, वो उसकी पत्नी है, उसके पास पढ़ी हुई है और हम बाल दोस्त हैं। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो साथ में ही खरीदते हैं। जब बच्चा आना था तो कोई भी घर में भोजन कर लेता था। आज भी एक घर को ज़रूरत है तो बगल वाला घर में हम ले जाते हैं तो कहते नहीं ये हम ले गए। और ऐसी ही तरह से हम वापस डालते हैं। 2 तरफ के जो आलू भेगा हो जाता है तब उसको मालूम होता है कि बाजू में से आया है। ऐसी तरह से हम 25 वर्ष से साथ में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह की तमाम प्रेरणाएं आप ऐसा कर पाए क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी थी। तो आपकी मानसिकता को मल्टीप्लाई करने की फैक्ट्री कैसे लगाई जाए, है ना? और 51 इनोवेशन मेरा यूट्यूब पर है, कन्हूभाई कर लिखेंगे तो सब मिल जाएंगे। 51 इनोवेशन, 51 इनोवेशन
मेरा। और मैंने 3 पलंग का डिजाइन की है, एक में से 2 हो सकता है, 2 में से 3 हो सकता है, नीचे नीचे चले जाता है और बाहर निकलते हैं तो वो साइज़ उसकी बड़ी हो जाती है। इसमें ही मच्छरदानी का स्टैंड होता है, वो दिन को दिखाई नहीं पड़ता, रात को होती है। एक पलंग का उपयोग करो, 2 का उपयोग करो, 3 का उपयोग करो, मच्छरदानी एक ही चलती है। और IIM ने हमको पैटर्न देने का कहा, मैंने कहा ये तो समाज के लिए है। और बॉम्बे में ऐसा पलंग बिकता है, एक व्यक्ति ने हमको फोटा भेजा था कि कन्नू भाई कर का पलंग यहाँ मिलता है। बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ जी बताइए, कहाँ पहुँचे? और कोई शेयरिंग? कल दिन भर जितनी चर्चा हुई है ना, तो यहाँ कल की चर्चा में हम यहाँ पहुँच गए कि जैसे किसी भी बिल्डिंग में कोई सर्किट बोर्ड होता है तो कहाँ से सारी पावर कहाँ से आ रही, कहाँ से जा रही। तो हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसका सर्किट बोर्ड हमारे सामने है, कहाँ उसमें फॉल्ट है और कैसे वो फॉल्ट ठीक होगा। यदि मुझको ये ध्यान में आ जाएगा, जीवन क्रिया पे मेरी समझ बन जाएगी, तो मैं खुद ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाऊंगा। और आदमी, कोई भी व्यक्ति मूलतः बेईमान नहीं है। एक बार उसको ये स्वीकार हो जाए कि हाँ ये मेरा अधूरापन है, यहाँ मैं कम पड़ता हूँ, तो उसको ठीक करना ही चाहता है, बशर्ते कि उसको पकड़ में आ जाए कि ये मेरा अधूरापन है और उसको ठीक करने का रास्ता भी मेरे पास उपलब्ध है। दोनों बातें। तो कल जितनी हमने बात की उसमें कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान गया होगा, आपकी तरफ से कुछ शेयरिंग आएगी तो उसमें से कुछ निकल के आ जाएगा, कुछ बातें मैं और जोड़ दूंगा, तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कर लेंगे। तो बोलिए, कल जितनी चर्चा हुई, हमारे कैटरर महोदय भी लगा था, आप पीछे, आपसे बोल रहा हूँ पीछे में। अच्छा 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 अच्छा, तो अपने शिविर के ही हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, अच्छा मेरे को ऐसा लगा कि शायद बाहर से। हाँ जी बोलिए, कल दिन भर की चर्चा में क्या मिला? आप ले लीजिए, नहीं आप ले लीजिए, तब तक मैं 2 लाइनें आपकी बात पे बोल देता हूँ। देखो, इससे ये ध्यान में आ गया जो आपने कहा 4.5, 5.5, आधा, पूरा, इससे ध्यान आ गया कि पूरी सृष्टि को देखें तो वो परमाणु की विकास यात्रा है। यदि जड़ परमाणु में देखें तो अंतिम परिवेश के कण सक्रिय हैं। रासायनिक परमाणु में, रासायनिक संसार में देखें तो अंतिम और अंतिम के पहले वाला परिवेश सक्रिय है। पशु शरीर को चलाते हुए मानव को देखें तो अंतिम और अंतिम के पहले और उसके पहले 2.5 परिवेश सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन व्यक्त लगभग आस्वादन और चयन और थोड़ा सा विचार ही होता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि पशुओं में कल्पनाशीलता नहीं होती है, विचार होता है, थोड़ा सा विचार होता है आंशिक रूप में। लगभग 2.5 क्रिया में पशु जीता है। भ्रमित मानव को देखें तो कह रहे हैं कि भाई 4.5 क्रिया में जीता है, क्योंकि न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बनी हुई है, न्याय धर्म सत्य की समझ नहीं है, जीता प्रिय हित लाभ में ही है। एक जब आदमी और इवॉल्व होता है तो ये 4.5 क्रिया में भी हम न्याय धर्म सत्य को पहचानने लगते हैं, तो थोड़ा सा और बेहतर स्थिति हुई। फिर हम साक्षात्कार बोध को छूने लगते हैं, और बेहतर स्थिति हुई, और फाइनली अनुभव पूर्वक 10 क्रिया व्यक्त होती हैं। तो ये परमाणु में ही विकास है। तो एक परमाणु के रूप में हमने देखा कि परमाणु में मूलतः एक परमाणु केंद्र और परिवेशों के रूप में बना हुआ रहता है। किसी भी परमाणु का एक्सप्रेशन उसके केंद्रों, उसके जो परिवेशीय अभिव्यक्ति है और फाइनली केंद्र की अभिव्यक्ति है। जड़ परमाणु में भी और चैतन्य परमाणु में भी केंद्र ही परमाणु के गठन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है ना। जड़ परमाणु में चूंकि उसमें चैतन्यता नहीं है, चूंकि उसमें भार बंधन है और अणु बंधन है, इसलिए उसमें केवल होना है। लेकिन जब चैतन्य इकाई की बात करते हैं तो चैतन्य इकाई भार बंधन, अणु बंधन से मुक्त है, और उसमें सुख दुख की जगह बन गई। सुख दुख की जगह कैसे बन गई? चैतन्य इकाई में सुख दुख को महसूस कैसे कर पाता है? हाँ, शानदार। चैतन्य परमाणु अपने जागृति के अर्थ में शरीर को चलाता है,
शरीर को तभी चला पाएगा जब शरीर की अनुकूलता को पहचान पाएगा। तो देखो आपकी बात से ये भी निकल के आ गया कि बेसिकली शरीर की अनुकूलता का संतुलन बिंदु क्या होगा, शरीर की अनुकूलता कितनी पहचानी जाए। तो शरीर की अनुकूलता हमने इतनी पहचानी, इसका एक बढ़िया बात कर सकते हैं। देखो शरीर को श्रम की जरूरत है तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन को विश्राम की जरूरत है, विश्राम मतलब समाधान। तो शरीर को श्रम की जरूरत है, मानव को विश्राम की जरूरत है। हमने स्वयं को शरीर माना तो क्या किया, शरीर को विश्राम दे दिया और मन को श्रम दे दिया। तो लगातार गद्दे का साइज 2 इंच से बढ़ते बढ़ते अब वो 1 फुट पे आ गया है। पुराने गद्दे आपने परिवारों में देखे होंगे तो रुई के गद्दे 2-1 इंच के थे, फिर थोड़ी और रईसी आई 3 इंच 4 इंच हो गया, फिर थोड़ा और रईसी आया तो फाइनली अभी 1-1.5 फीट का 18 इंच का भी हो गया। अभी जो फाइनली होटल्स में गद्दे आप देखोगे लगभग, अच्छा धीरे धीरे जो चीज़ होटल में होती है वो चीज़ घर में आ जाती है, क्योंकि हम होटलों में जाके देख के आते हैं। अच्छा ऐसा वाला, देखो स्टाइल कहाँ से आया। बेसिकली वो राजा का स्टाइल था, राजा को बताना था कि मैं हर चीज में स्पेशल हूं। तो अभी भी राजस्थान के सारे जितने बड़े होटल हैं वो पुराने किले हैं, और उस राजसी ठाट बाट को आदमी कुछ देर के लिए तो राजा बनना चाहता ही, तो 2 दिन का राजा सही। एक चीज जो हमने पाई है वो हमारे मित्र के साथ भी लागू हो रही है। इस गद्दे की कुछ लोगों को जरूरत अनिवार्य हो, जो राजसी ढंग से रहने लगे हैं, जिन्होंने ठीक से गर्दन को आगे पीछे नहीं किया है, शरीर से श्रम नहीं किया है, वो उस गद्दे के बिना नहीं सो सकते हैं। आपके एक परिचित हैं, उनका नाम ले लें, हमारे मित्र उमीर जी। कुछ लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मानस से तो बहुत ही अच्छे हमारे मित्र भी हैं। उनको अगर वो वाला गद्दा दे दो तो बेचारों की रात सही कट जाती है, या उनको बांध की चारपाई की जरूरत पड़ती है जिसपे कमर थोड़ी ऐसे बैंड हो जाए। तो जिन्होंने अपनी कमर को गड़बड़ कर लिया, कमरे को, वो कमर नहीं सॉरी उनके कमरे होते हैं वो, तो वो कमरे जिनके ऐसे हो गए ना, तो उनको विश्राम भी उसी तरह की चारपाई पर ही होता है। आदत की बात तो वो नहीं सर, उनके गद्दे की मोटाई बढ़ती रहती है। इतने गद्दे पे अभी सो लिए 1 साल, तो अगले साल इतने पर उनका विश्राम, अच्छा वो शरीर उस हिसाब से बैंड होके उस गद्दे के अनुकूल हो चुका होता है। ओह, तो ऐसा भी हमने कुछ टेंट बनाए तो उनमें गद्दे इस हिसाब से डाले कि 6, 8, 12, 14 सारे इंच के गद्दे डाले हैं कि जिसकी कमर ज्यादा बेकार हो चुकी है उस कमरे में चला जाए, जिसकी थोड़ी कम है वो इसमें रहे, और जो नॉर्मल है वो मेरे साथ दरी पर सोए। ये अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। जी बढ़िया बढ़िया। तो हमारा इस बात पे ध्यान जाता है कि मुझको विश्राम की ज़रूरत है, शरीर को श्रम की ज़रूरत है, और मैंने स्वयं को शरीर माना है तो मैंने शरीर को विश्राम दिया, काम ना करना पड़े, इसी को हमने आरामदायक जिंदगी माना है, प्रगति, है ना। तो ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। यदि एक बार ये हमारे ध्यान में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा साधन है, तो साधन का सदुपयोग करने से ही ठीक लगता है, क्योंकि सूत्र है सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। इस शरीर का सदुपयोग नहीं हुआ तो भी खराब लगता है, अपनी गाड़ी का सदुपयोग नहीं हुआ तो भी खराब लगता है, अपने मकान का सदुपयोग नहीं हुआ तो भी खराब लगता है, अपने विचारों का सदुपयोग नहीं हुआ तो भी खराब लगता है। तो सदुपयोग ही सुख है, और सारा सदुपयोग किस अर्थ में है? सदुपयोग का संतुलन बिंदु क्या होगा? सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पहचानेंगे? तो जिंदा रहने के अर्थ में सदुपयोग नहीं है। आप कितने ही 1 लोटा पानी से नहाता हूँ और मैं तो इतना कम में जीता हूँ, आप कितना ही कम में जी लो, सारे दुरुपयोग है, क्योंकि लक्ष्य के अर्थ में था ही नहीं, तो सारे ही गोल गोल घूम गया। ये कितनी अलार्मिंग बात है। सारी अच्छी जीवन शैली जीने वाले लोग, यदि वो लक्ष्य के अर्थ में नहीं है, मैं जिंदगी भर 1 लोटा पानी में नहाया, मैंने अपने लिए कोई खर्चा नहीं किया, और मैं तो पान भी नहीं खाता, और ये तो मैं तो इतना मितव्ययी हूँ, लेकिन पहुंचा कहाँ?
हुआ क्या इससे, निकला क्या? तो इतना ही हुआ, कुछ लोगों ने घोड़े पे ज्यादा खर्च किया, कुछ लोगों ने घोड़े पे खर्च नहीं किया। कुछ लोग गरीबी में जिए, कुछ लोग अमीरी में जिए। गरीबी में भी कुछ नहीं निकलता है, अमीरी में भी कुछ नहीं निकलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में साधन का सदुपयोग होता है। मानव लक्ष्य जब तक बीच में नहीं आया तब तक साधन का सदुपयोग नहीं हुआ। तो हर चीज की चोटी जाके मानव लक्ष्य पे जाके बंध जाती है। तो ये हमारी है। तो अब ये रेफरेंस सबके लिए एक हो गया, नहीं तो इतनी सारी जीवन शैलियाँ, इतना सब कुछ समझ में नहीं आता है क्या ठीक है क्या गलत है। सुनने देखने में बहुत कुछ अच्छा लगता है, मैं क्या करूं कि नहीं करूं। तो अब ये समझ में आ गया कि सार्वभौम रूप में सभी के लिए फिर एक ही बात, फिर जरूरी नहीं है कि हम सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी होगी। अभी भी कोई 2 रोटी खाता है, किसी की भूख 4 रोटी की है, इसमें क्या करोगे? किसी को ठंड कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को मिर्ची कम लगती है। राजस्थान में जाओ तो उनका मिर्ची यहाँ जो हमारा अधिकतम है वो उसका मिनिमम है। तो अलग अलग जगह में, साउथ में जाओगे तो कुछ और हो जाता है। तो इसका मतलब है कि शरीर के हमारे मापदंड अलग अलग ही रहेंगे, शरीर की हमारी आवश्यकताएं अलग अलग ही रहेंगी, ये कभी भी एक नहीं हो सकती हैं, है ना। लेकिन कुल मिला के हम थोड़ा कम में जिएं कि थोड़ा ज़्यादा में जिएं, समझ के साथ में जिएंगे तो किसी लक्ष्य तक पहुँचेगा, साधन का सदुपयोग हो पाएगा। बढ़िया जी। हाँ जी, उधर माइक गया था जी। आज सुबह हम चाहते थे कृतज्ञता एक महापुरुष के प्रति करते हुए दिन शुरू किया जाए। आज 2 अक्टूबर है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है और हम उन्हें एक सज्जन व्यक्ति के रूप में अपना आइकॉन भी मानते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए ये सूचना है। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल स्वीकार। हाँ जी, और बताइए। कल तो बहुत खुश हो रहे थे, बोल कोई नहीं रहा आज। है सभी को नमस्कार। थोड़ा माइक नीचे कर लीजिए। समझ के साथ जीने की जरूरत है। इसको अगर बार बार फोकस किया जाए तो निश्चित रूप से हम जिस प्रयोजन से इस कार्यशाला में आए हैं वह कार्यशाला सफल हो सकती है। सर बताए कल 10 क्रियाओं के बारे में, हम लगातार 4.5 क्रियाओं में जी रहे हैं और उन 4.5 क्रियाओं को ही हम अपना प्रयोजन बनाए हुए हैं। यदि हम इन 4.5 क्रियाओं से ऊपर उठ करके जो चित्त, बुद्धि और आत्मा की तरफ हम बढ़ते हैं और बोध और अनुभव जिससे हमें अपने जीवन को प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त होगा, यदि उसे बार बार उस पर विचार करते हैं, उसको अपने अंदर बिठाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस कार्यशाला को सफल बना सकते हैं। कम समझना और अधिक समझना हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर है। और यदि हमारे अंदर बार बार ये बात हैमरिंग करती रहती है कि जो हम यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको यहाँ से जाने के बाद अपने जीवन में लगातार जांचेंगे, परखेंगे और समझेंगे, तो निश्चित रूप से यह समझ की पाठशाला हमारी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद सर। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, और हेलो। हाँ जी, कहाँ हो? हाँ, सभी को नमस्ते। कल जीवन क्रिया के बारे में जो भी चर्चा हुआ है ना, कितनी बार इसको पढ़ा है, कितनी बार इसको सुना है, और जितनी बार सुनते हैं हर बार वही बात पुष्ट होती है जो कल फिर पुष्ट हुई कि बेसिकली अध्ययन का मार्ग जिस तरीके से हमारे भीतर होके गुजरता है, अध्ययन की स्पष्टता किस प्रकार होती है और किस तरह से उपलब्धि पाई जा सकती है। तो जीवन क्रियाओं में जिस तरह से कल डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और भैया ने जिस तरह से समझाया, तो बेसिकली अध्ययन कहाँ पे हो रहा है, कब अध्ययन की शुरुआत हो रही है, कब मनन हो रहा है, कब श्रवण हो रहा है,
तो ये सब की सूचना जब हमको बार बार मिलती है, या मैं अपनी बात कहूँ, मेरे को जितनी बार मैं सुनता हूँ उतनी बार अपना रास्ता और समझ में आता है, और ये अध्ययन करने के लिए प्रबल इच्छा को भी जगाता है। तो मुझे कल सुन के फिर वही बात जो हर बार लगती है कि ये किया जा सकता है और ये पाया भी जा सकता है। बढ़िया। नमस्कार। कल जीवन क्रिया की जो बात की और 6 दिन से जिस तरह से ये हम ध्यान दे के सुन रहे हैं, उससे मुझे ये लगा कि हमारा जो अभी का जो जीवन है उसमें शिफ्टिंग जो करना है वो है प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य की ओर किस तरह से शिफ्टिंग हम कर पाए। खुद पहले तो मुझ में मेरे को करना है, वो शिफ्टिंग किस तरह से हो सकता है, वो जीवन क्रिया को अगर हम ध्यान दे के उसके ऊपर खुद में करें और इस तरह से शिफ्टिंग हो सके, तो अभी का जो जिंदा रहने की जो धरातल पे हम जी रहे हैं उससे हम जीने की राह पे चल सके, और हमारे इससे मेरे में मेरा विश्वास बढ़ेगा, मेरे विचार मेरे भाव जो है स्थिर होंगे, इससे मैं खुद मेरे स्वयं में विश्वास पा सकूंगा, और उससे मेरे जीवन में जो चेंज आएगा मेरे परिवार में मैं उस तरह से वो देखेंगे तो उसमें परिवार में भी वो आएगा। और सबसे पहले मुझ में देखना है, ना ही मुझे दूसरे की ओर देख के दूसरों को कहना है कि भाई ऐसे करना है। मैं शुरुआत करूंगा, मेरे परिवार में शुरुआत करूंगा सबसे पहले, उससे मुझे लगता है कि आगे हमारा जीवन सबका अच्छी तरह से हो सकता है। भाषा ठीक नहीं है, लेकिन जो भी मैं भाव में समझ सकता हूँ उस तरह से मैंने कहा। नहीं बढ़िया। हाँ जी, और पीछे कुर्सी वालों। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, ये तो गद्दे ही बनाते हैं, मैंने सुना है। नमस्ते भैया जी, सभी को नमस्ते। कल ये जो क्रिया है जीवन क्रिया, मतलब समझ के थोड़ा अपने में जब चेक किया तो समझ में आता है कि इसमें एक कोई फॉर्मेट, एक पैटर्न है। इसमें इच्छा हम पैदा भी कर सकते हैं, और जो हमें लगता है कि ये कंपल्शन है, ये ज़बरदस्ती अपने आप हो रहा है, तो उससे मुक्ति भी पाई जा सकती है। ये कल समझ में आया। मगर जो हम 4.5 क्रिया में जी रहे थे शरीर को प्राइमरी सोर्स मान के, तो उसमें ये हो रहा था कि सुख की चाहना तो निरंतर थी, मगर वो 4.5 क्रिया में बार बार भोगने से हम सोचे थे कि उसका प्राप्ति होगी। तो वो जो शिफ्ट लाना है, जो एक समझ जो हमें बताई गई है कि अगर वो दृष्टि हम बदल दें, बदलना क्या है, दृष्टि को समझ लें कि 3 क्रियाएं और हैं इस अस्तित्व में। अस्तित्व को समझ के अगर हमारी दृष्टि न्याय धर्म सत्य में जाती है और इसका हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो उसका अनुभव जो आएगा, उसका जो चित्रण बनेगा, तो उससे हमको विश्वास पैदा होगा कि अब इसको और शारीरिक रूप में नहीं, एक बहुत बड़े जो मानव लक्ष्य है उसके रूप में हम अगर दृष्टि अपनी बदलते हैं, तो हम निरंतर सुख शुरुआत में उसको अनुभव करके फिर उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं थोड़ा सा दृष्टि पे मुझे अपना काम करना, थोड़ा सा मैंने किया भी है। तो भैया जी थोड़ा सा वो बना है मुझ में कि विश्वास बना है। पहले लगता था कैसे होगा, नहीं हो सकता, समझ में ही नहीं, अर्थ ही समझ में नहीं आते थे, मगर जब अर्थ समझ में आ रहा है, कल जैसे हुआ तो भी और अच्छे से क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा विश्वास जग रहा है कि हाँ, ये चित्रण जो बन रहा है उससे मैं देख पा रहा हूँ कि इससे भी सुख, जो पहले संग्रह करने की आदत थी तो उससे दुख मिल रहा था, क्योंकि निरंतर सुख की चाहना थी, वो नहीं मिल रही थी। वो क्षणिक सुख मिल रहा था कि हाँ ये बटोर लिया, ये हो गया। निरंतर सुख की चाहना के चक्कर में बहुत सारी गलत चीज़ों में चले गया। तो ये जो चित्रण बन रहा है न्याय धर्म सत्य से, तो उससे थोड़ा सा विश्वास तो जगा है, इसलिए ये शिविर अटेंड हो रहे हैं कि ताकि और अच्छे समझ सके। धन्यवाद। बढ़िया जी, और कुछ? और कुछ? हाँ जी।
शरीर स्तर पे जो जीने का भाग था, मन वृत्ति, तो यह समझने पे आगे चित्त बुद्धि आत्मा वाला जब खुला तो उससे यह पता चला कि अगर चित्त बुद्धि का जागरण हो रहा है तो जो शरीरगत आवश्यकताएं हैं वह निश्चित हो पाएंगी, नियंत्रित हो पाएंगी और जो भाव वाला भाग है वह बढ़ेगा और सह अस्तित्व को समझने पर उससे रिश्तों का पता चल रहा है और रिश्तों का पता चल रहा है तो जो शारीरिक श्रम है वह और बढ़िया से करने का मन करता है और जो मन में विश्राम या जो विश्राम की स्थिति है वो अनुकूल होने लगती है। तो मन भी करता है उनके लिए बढ़िया दौड़ भाग करके करने का और फिर थकान नहीं होता है। और बाकी अगर हम दूसरों को भी देखते हैं तो उनके कक्षा का पता चलता है कि यह अभी शरीर स्थिति को ही, शरीर को ही सुख मान करके जी रहे हैं, इसलिए ये बेचारे जो है क्या कर सकते हैं। तो अब उनको कैसे जो है अपने जैसे बनाया जाए या अपने जैसे होने में सहयोग किया जाए, यह इससे पता चलता है और संकल्प बनता है और अपने स्वयं के भी अध्ययन के लिए वो और इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो ऐसा भाव बनता है। जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करता हूँ और देखते हैं आप उसको इसमें कैसे लोकेट करते हैं। जैसे हमने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है। तो अब पता चला ना दिल कुछ कहता है ना दिमाग कुछ कहता है। तो ये सब बातें कहाँ के लिए हो रही हैं? जब ऐसा हम बोलते हैं तो कहीं तो हो रही होगी। तो अब जीवन क्रिया में देखें तो ये सारी भाषा कहाँ फिट होगी? तो दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है, तुलन विश्लेषण। तो तुलन जो है 6 प्रकार से होता है। जब मैं प्रिय हित लाभ से तुलन करता हूं तब कहते हैं कि मैं दिमाग से करना, क्योंकि उसमें लाभ की बात है, वस्तु की बात है। जब मैं न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा से करता हूं, चाहे मेरी न्याय धर्म सत्य की समझ नहीं है, जब मैं संबंध को केंद्र में रखकर तुलन करता हूं, चाहे मेरी समझ नहीं है, तो उसको कहता हूं मैं दिल से करता हूं। तो दिल से हम भाव को इंगित करते हैं, दिमाग से हम वस्तु को इंगित करते हैं, है ना, गणित जो करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि दिल दिमाग, ना तो दिल कुछ दिल में भाव पैदा होता है कि भाव से दिल प्रभावित होता है ना। तो भाव से दिल प्रभावित होता है, भाव तो जीवन में ही होता है। भाव और विचार की दुनिया, सारी दुनिया जीवन में ही है ना। लेकिन जैसा भाव होता है, शरीर चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए भाव से दिल प्रभावित होता है, भाव से पूरा शरीर प्रभावित होता है ना। दिमाग भी, अब ये बात भी आती है दिमाग की जब बात करेंगे, तो जितनी भी कल्पनाशीलता मानव में है वो पैरेलल ब्रेन पे प्रोसेस होता रहता है। क्योंकि ब्रेन पे प्रोसेस नहीं होगा तो शरीर और जीवन का तादात्म्य नहीं होगा, दोनों साथ मिलके नहीं चल पाएंगे। तो जो कुछ भी कल्पनाशीलता मानव में, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सब भी कॉन्शियस जिसको कह रहे हैं वो क्या चीज़ है? जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको हम कॉन्शियस कह रहे हैं। जो गहरी मान्यताएं मेरे भीतर हैं उसको हम सब कॉन्शियस कह रहे हैं।
तो जो मेरी रोज़मर्रा का काम है, मेरे को सुबह कितने बजे उठना है, उठने के बाद आज क्या करना है, कल मैंने क्या किया था, कल क्या करना है, इस महीने की प्लानिंग क्या करनी है, इस साल में और क्या क्या सोचना है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये 4.5 क्रिया को ही कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं मूल में, चित्रण भी उसमें शामिल है। जब हम सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि हम गहरी मान्यताएं जो कि चित्त में हैं, जब चित्त की गहरी मान्यताओं से हम ऑपरेट होते हैं, है ना, तो उसको हम सब कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, या वहाँ से भी हम संचालित होते हैं तो उस रूप में उसको सब कॉन्शियस कह रहे हैं। तो दिमाग अपने में, यदि दिमाग की बात करेंगे तो दिमाग अपने में कुछ, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन साइंस में बोलते हैं, जो मोनोटोनस घटनाएं हैं, जो शरीर सापेक्ष घटनाएं, मैकेनिकल घटनाएं जो बार बार रिपीटिशन में आती हैं, है ना। ऐसे गर्मी में गर्म चीज़ में हाथ लग गया तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ही रहती है। तो शरीर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ब्रेन के लेवल पे ही निर्णय हो जाता है, उसमें जीवन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन जो घटनाएं बहुत रिपीटेड हैं, जैसे आप कोई काम रिपीटेडली करते हो, जैसे गाड़ी हम रोज़ चलाते हैं, गाड़ी रोज़ चलाने का एक निश्चित पैटर्न है और उसी पैटर्न में क्लच बढ़ाना, ब्रेक बढ़ाना, गियर बदल देना, ये मैकेनिकल हो गया है। जब हमने शुरू में सीखा था, एक एक चीज़ को बहुत निर्णय पूर्वक सीखा था। अब ये अपने आप होते रहता है जब तक कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें ब्रेन के लेवल से ऑपरेट हो सकती हैं, है ना। लेकिन जो निर्णय जिंदगी को लेके जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सारा मूलतः जीवन में ही होता है, भाव और विचार मूलतः जीवन में ही है, और वो ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है ताकि शरीर और जीवन का तदाकार बना रहे। तो मूल में जीवन, मूल में ब्रेन नहीं सोचता है, सोच ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है, बिल्कुल दिल और दिल वाली ही कहानी है। दिल में भाव पैदा नहीं होता है, भाव से दिल प्रभावित होता है। ब्रेन में विचार नहीं होता है, विचार ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। विचार ब्रेन के माध्यम से ही, चूंकि यदि विचार ब्रेन पे प्रोसेस नहीं होगा तो मेरे अनुसार शरीर काम ही नहीं करेगा। तो वो एक कहानी है। तो ये हमारी क्लैरिटी बने कि मूलतः ब्रेन जीवन के संकेतों का प्रसारण शरीर पे कर सके और शरीर से मिली सूचनाओं को जीवन तक पहुंचा सके। ब्रेन उसमें दुभाषीय का काम करता है, दोनों के बीच में एक पुल का काम करता है। ये बात हमने देखी। तो हमने देखा कि जब हम कह रहे हैं कि मेरा एक मन ये कहता है, मेरा दूसरा मन ये कहता है, ऐसा क्या मतलब है? दिल दिमाग की बात तो कर ली। तो तुलन में जो प्रिय दृष्टि है, प्रिय दृष्टि में कितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं? प्रिय का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनसे जो भी अनुकूल और प्रतिकूल सूचनाएं मिलती हैं उनको हम प्रिय अप्रिय कह रहे। अब प्रिय कितने प्रकार का हो सकता है? तो मेरे को लाल रंग भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लाल के साथ में कोई दूसरा शेड भी अच्छा लग रहा है। तो एक कलर के ही कितने 1000 शेड हो सकते हैं, सूंघ के कितने शेड हो सकते हैं, इस तरह से हर चीज़ की कितनी वैरायटी हो सकती है। तो इन्हीं में से मैं कह रहा होता हूँ कि मेरा एक मन ये कहता है, एक मन कहता है लाल रंग का शर्ट ले लूँ, दूसरा मन कहता है पीला रंग का ले लूँ, है ना। दो चीज़ें एक साथ पसंद आ रही, तो अनेक चीज़ों के साथ। तो बेसिकली जब हम एक मन, दो मन, 3 मन, 4 मन, 1000 मन, जो कुछ भी कहें, वो कुल मिला के प्रिय अप्रिय में जितनी वैरायटी है उसी को हम बोल रहे होते हैं, है ना। तो अब हमको जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा है उस पर भी क्लैरिटी आई। एक और बात हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा इनको बोल के आओ तो। अभी करते हैं, पहले इनका कॉन्शियस ठीक कर लो। इनका कॉन्शियस माइंड बहुत बात करता है, ये भूल जाते हैं कि हमने इनको भी दिया हुआ है। हाँ, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तो दूसरी बात हो गई। अनकॉन्शियस का मतलब हो गया कि ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस हो गया। सबकॉन्शियस कह रहे हैं कि जो गहरी मान्यताएं मुझ में हैं, जब मैं उनसे संचालित हो रहा होता हूं तो सबकॉन्शियस माइंड है।
कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि मेरी रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको हम कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। तो ऐसी बात है। जो मैं बात कह रहा था कि हम कहते हैं कि मन का स्वभाव कैसा है, चंचल है। और मैं स्थिरता चाहता हूं कि चंचलता चाहता हूं? मैं स्थिरता चाहता हूं। मन का स्वभाव चंचलता है, मैं स्थिरता चाहता हूं। मन का स्वभाव चंचलता है, इसका मतलब रहेगा, है मतलब रहेगा। तो ये जीवन में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया। बात ध्यान में आई? मैं स्थिरता चाहता हूं, लेकिन जीवन का ही एक कंपोनेंट मन है जिसका स्वभाव ही चंचल है मतलब हमेशा रहेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, ये अंतर्विरोध हो गया, ये प्रकृति में कोई गलती हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या समझ में आया? तो फिर मन की चंचलता क्या है? तो मन निरंतर सुख को चाहता है और हम कितना उपलब्ध कराते हैं? क्षणिक। तो इसका मतलब है मन की चंचलता का मतलब है कि मन निरंतर सुख के लिए शोधरत है। यह मन की चंचलता है। और जिसको निरंतर सुख उपलब्ध हो गया वो उसका मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए मन का स्वभाव चंचलता नहीं है। भ्रमित मानव का मन चंचल होता है, जागृत मानव का मन स्थिर ही होता है। तो मन का स्वभाव चंचलता, यह परिभाषा किसने बनाई? भ्रमित मानव ने अपने लिए परिभाषा बनाई। क्रोध स्वाभाविक है। क्रोध स्वाभाविक है। स्वभाव क्या होता है? जो स्वीकृत भाव है वो स्वभाव होता है। क्रोध स्वीकृत है, जिस पे किया जाए उसको स्वीकृत है, करने के बाद दोनों को स्वीकृत है। तो क्रोध स्वाभाविक घटना है कि मोस्ट अस्वाभाविक घटना है? अस्वाभाविक। तो ये परिभाषा किसने बनाई? भ्रमित मानव। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? भ्रमित मानव। इकोनॉमिक्स किसने लिखी? भ्रमित मानव। मनोविज्ञान किसने लिखा? भ्रमित मानव। समाजशास्त्र किसने लिखा? भ्रमित मानव। शिक्षा किसने बनाई? भ्रमित मानव। कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? भ्रमित मानव। तो भ्रमित मानव को भोगता है। सभी जगह इतना ही झंझट है। बस सभी जगह जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जी रहे हैं, सब में इतना ही झंझट है कि हमने स्वयं को शरीर माना है। मूलतः मानव जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। जीवन और शरीर का प्रकटन सहअस्तित्व पूर्वक है और सहअस्तित्व में सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, गर्भित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। इसलिए पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव में भी उसी निश्चित आचरण की प्यास है, संस्कार पूर्वक अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करता है। कुल कहानी इतनी छोटी सी। छोटे शेयरिंग, थोड़ा बोझा उतर गया 40 साल का, तो आपसे शेयर कर लें। थोड़ी बारी पढ़ाई लिखाई अधिकचरी खचेरिया लैंग्वेज में हुई ना, तो 5 साल पहले एक अंग्रेजी स्कूल में डाल दिए गए थे। घसीट घसीट के बाहर आए, फिर हिंदी में पढ़े। तो अधिकचरा हमारा राग है सर, खचेरिया वाला। न वो भाषा अच्छी आती है न ये आती है। तो 81 में एक मोटी पुस्तक पे हमने कुछ ढूंढने की कोशिश की, वो सावित्री करके थी, श्री अरविंद ने लिखी थी। श्री अरविंद जी। तो उसको पिछले 40 सालों में हमने 20 बार पढ़ा होगा। बोझा सा लाते घूम रहे थे, कुछ याद था, कुछ समझ में आया था, कुछ नहीं आया था। उसमें सुपर कॉन्शियस करके एक ब्रेन पी की बात है, तो कतई नहीं, कल पल्ले पड़ गई। तो वो बोझा रात में उतर गया, बढ़िया नींद आई। सुपर कॉन्शियस मतलब अनुभव संपन्नता, वो सुपर कॉन्शियस। है 50 वर्ष के बाद ही बचता है। और पढ़ा क्यों ये भी बताते हैं। कोई ऐसी हमारी योग्यता नहीं थी। वो श्री अरविंद आश्रम में हम एडवेंचरस विंग में माना गया था
कि एक्सपर्ट हैं, तो उनको मैं मदद करते रहते कि पौंडचेरी गए, कभी दिल्ली गए, तो वो हमें फ्री में मिल गई थी। और कुछ लोगों ने उसे ठूसने की कोशिश भी की थी, तो 40 साल लग गए वो बोझा उतरने में। उसको बहुत कुछ कोशिश की। दार्शनिक वो भी ठीक थे, कृतज्ञता है उनके प्रति, समाधि तक गए थे, मान सकते हैं हम। नहीं वो ठीक है, 14 साल वो सर रहे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच वो पाए ठीक थे। है। देखिए, एक तरफ तो हमारे ऊपर भौतिकता का दबाव है ना। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने से दबाव क्रिएट होता है, और कोई 200 मंजिला इमारत देखने से दबाव क्रिएट होता है। तो शहरों में जाके इन बड़ी बिल्डिंगों को देख के एक आदमी अपने आप को अस्तित्वहीन महसूस होने लगता है, और गलती से कोर्ट में फंस गया। तो कोर्ट में जाके लोग बोलते हैं कि बहुत गहरे में वो ये महसूस करते हैं कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि ना तो आप अपनी बात, आपकी बात आप नहीं कह सकते, वकील आपकी बात कहेगा। तो जिस तरह की काम करने का तरीका है, प्रणाली है। दूसरी तरफ ज्ञान का भी एक दबाव है, ये ईश्वर होता है, ये आत्मा होती है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, और तमाम बहुत तरह की चीज़ें हैं, उनको हम ना भी नहीं कर सकते, कुछ पकड़ में भी नहीं आता है। मतलब पकड़ में शब्द भी नहीं आता है ना कई बार। तो मैं कह रहा हूँ, देखो पकड़ में तो जीवन विद्या भी आ जाती है तुरंत, ऐसा भी नहीं है, इसमें भी कोई वक्त लगेगा ही। पर कम से कम इसमें एक बात अच्छी हो गई कि प्रश्न मुक्ति अभियान हो गया। आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये स्थिति तो 1 साल में आ जाएगी। ढूंढे आपकी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप जितना दम लगा सकते हो लगा लो। तो इसका मतलब है कि जब प्रश्नों का जंगल खत्म होता है तो वहां से आदमी की जिंदगी की शुरुआत होती। अब तक मैं इसी पे निश्चित नहीं हो पा रहा हूं कि आत्मा है कि नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर है कि नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है, और आत्मा है तो मैं कहाँ पे हूँ, मुझ में कहाँ रहती है, कैसे काम करती है, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, है ना। जब तक मेरे ये प्रश्न हैं तब तक तो एड्रेस ही तय नहीं हुआ है कि मुझको जाना कहाँ है। एक बार तय हो जाए कि भाई दिल्ली जाना है तो यात्रा की शुरुआत हो। जब तक वस्तु का एड्रेस ही नहीं मिला है, जब तक जिंदगी का एड्रेस ही नहीं मिला है, तो यात्रा की शुरुआत भी कैसे होगी। तब तक तो कन्फ्यूज़न ही बना रहता है कि है भी कि नहीं है, और आस्थावश मान भी लिया तो उसका स्वरूप क्या है ये मुझको पता नहीं है। फाइनली यही कहा कि नेति नेति उसको बताया नहीं जा सकता है, है ना भाई, उसको बताया नहीं जा सकता है। अब जिसका एड्रेस भी नहीं बताया जा सकता तो उसको पाएं भी कैसे। फिर भी ठीक है, जो कुछ भी श्रम हमने किया है तमाम से, उससे कुछ स्वांत सुखाय, कोई अपनी मनस्थिति बेहतर होती ही है। स्वांत सुखाय कुछ होता है, दूसरों को कुछ दे पाएँ, उसकी परंपरा बना पाएँ, ये मुश्किल काम है। तो कम से कम अभी इस पढ़े लिखे युग में एक काम अच्छा हुआ कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। इवन 50-100 साल पहले अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। हो सकता है 1000 साल पहले, जो 1000 साल देश ने युद्ध का गुजरा है, उसके पहले भारत की स्थिति अच्छी होगी, अधिकांश गाँव में शिक्षा रही होगी, ऐसी बातें भी लोग करते हैं। हो सकता है ऐसा रहा होगा, लेकिन 100 साल पहले तो हम देखते हैं अधिकांश लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। मात्र अभी 50 साल 25 साल 30 साल पहले भी लड़कियों को लड़के को पढ़ाते थे, लड़की को नहीं पढ़ाते थे, है ना। तमाम तरह का भेदभाव एक ही माँ बाप अपने घर में अपने लड़की और लड़की के साथ करता हुआ देखा गया, आज भी किन्हीं अंशों में देखा ही जाता है। तो इस तरह की सारी यात्रा को हम देखते हैं, तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है। तो कम से कम हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ये हमको मिल गया कि हम दर्शन को पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमने कल्पनाशीलता से भौतिक रासायनिक संसार को पहचाना है, उसी प्रकार कल्पनाशीलता सूक्ष्म वास्तविकताओं के साथ में तदाकार हो सकती है। इसकी तैयारी हमने की है। एक निश्चितता की थोड़ी सी जगह बन रही है। लोग बोलते हैं कि इससे अनुभव होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, जब तक अपने नहीं हुआ तब तक कितने अधिकार से कहा जाए, यही कहा जा सकता है कि आशा है कि होगा। और डे बाय डे 20 सालों में आशा कम नहीं हुई है, और हम किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बहुत, अब मेरे को लगता है कि हम अध्ययन बिंदु शिविर में बैठे हैं, है ना, जो अब तक तमाम परंपराओं में उपलब्ध नहीं हुआ है, उस परंपराओं के और आगे जाके हम किसी चीज़ को उपलब्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत नेचुरल है उसकी हमारी भी अपनी तैयारी में कोई समय लगेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहली कार बनने में कितना समय लगा, पहला एरोप्लेन बनने में कितना समय लगा। जब कोई घटना पहली बार घट रही होती है तो छोटे छोटे स्टेप को पार होने में भी लंबा समय लगता है।
एक बार परंपरा बनेगी तो अलग तरीके से होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो, अभी जितना विश्व में उपद्रव है, जितना परिवारों में उपद्रव है, यदि ये भी थोड़ा सा शांत हो जाए तो हमको कितना आराम मिल जाएगा, है ना। इतना काम मनन के लेवल पे हो सकता है, साक्षात्कार की भी जरूरत नहीं है। ये गजब का आश्वासन है। यदि किसी व्यक्ति में मनन तक को मामला छू गया, मनन तक की क्रिया हो गई, प्रिय हित लाभ में जीने के स्थान पर न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना, और न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने की चाहत में प्रिय हित लाभ का नियंत्रित रहना, यदि प्रिय हित लाभ का नियंत्रित रहना, भीतर में चाहे गड़बड़ चलती रहेगी, विचारों में अव्यवस्था होती रहेगी, भाव में अव्यवस्था होती रहेगी, पर कम से कम बाहर व्यक्ति अपराध करता हुआ तो नहीं देखा जाएगा। ये तो बहुत न्यूनतम हो जाएगा। इतना काम मनन के लेवल पे हो सकता है, साक्षात्कार अभी आगे की बात है। इतना काम समाज में, समाज और एजुकेशन के प्रयासों से हो सकता है ना, मास स्केल पे हो सकता है। इसमें और भारत की, विशेष रूप से भारत की, देखो कल चर्चा हो रही थी, आप ही शायद बता रहे थे ना, नाटा जी एक इंटरनेशनल लेवल की आईटी कंपनी चलाए हैं और किसी आयु में आके उसको अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लिया है और फुल टाइम इस काम में लगाए हुए हैं, और पूरे देश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें पर्सनली शामिल होना, और जहाँ जैसी सपोर्ट मिलजुल के हो सकती है, असक्रिय रूप से अपने आप को फुल टाइम लगाए हुए हैं। तो कल परसों आपसे बैठ के चर्चा हो रही थी कि आईटी जब से भारत, विश्व में जब से आईटी का चलन शुरू हुआ, कोडिंग और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तब से विश्व में भारत का सम्मान अलग तरीके से बढ़ा, है ना। इसमें सब कोई परिचित है, कोई खास मतलब ऐसी बात नहीं है जो सबको पता नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को सोचने का हमारा पुराना इतिहास है। ईश्वर नाम की कोई चीज भौतिक रूप में तो है नहीं, आत्मा नाम की भी कोई चीज भौतिक रूप में नहीं है, और संबंध को जैसा हमने महत्व दिया है, प्रकृति के साथ में संबंध और मानवता के साथ में संबंध, तो संबंध आत्मा और परमात्मा, ये कोई भी चीज भौतिक नहीं है, और इसको अपनी अपनी जिंदगी में बड़ी जगह दिया है। इतिहास गवाह है कि इस देश में कभी भी पैसे वाला पूजनीय नहीं हुआ, पद वाला पूजनीय नहीं हुआ। वो बिल्कुल बिना कपड़े पहने हुए ज्ञानी व्यक्ति, और देश का प्रधानमंत्री भी होगा तो उससे आशीर्वाद मांगने जाएगा, तो ज्ञान ही पूजनीय हुआ, आचरण ही पूजनीय हुआ। धन और पद इस देश में कभी पूजनीय उस लेवल पे नहीं हुआ। हम सामान्य लोग धन पद से प्रभावित होते रहते हैं, वो अलग दुनिया। तो इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट पे हमारी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म पे हमारी कोई पकड़ है, और पूरा सॉफ्टवेयर सूक्ष्म है। पूरा सॉफ्टवेयर की दुनिया एक तरह से देखा जाए सूक्ष्म को छूने वाली दुनिया है, इसलिए वहाँ हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो मेरे को लगता है कि आगे के लिए बहुत एक आशाजनक स्थिति है, बहुत एक आशाजनक स्थिति है। संसार में कुछ लोग हमेशा ही ज्ञान की किसी ऊंचाइयों को छूते आए हैं, लेकिन मासिस में नहीं जाता है। सबकी पीड़ा इस बात की है कि मासिस में नहीं जाता है। दिल्ली में भी स्कूल एजुकेशन में जब हमने काम करना शुरू किया तो इस बात पे क्वेश्चन उठता ही था कि जीवन विद्या ही क्यों, तमाम बाकी जो भी कुछ धर्म अपने तरह से अपना प्रचार करते ही हैं, उनको भी लगता है भी हमारी बात को भी शामिल करो। तो ये बात 2002-03 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी और एनआईटी रायपुर में शुरू हुआ, तब भी ये प्रश्न प्रेस ने पूछना शुरू किया, भाई जीवन विद्या ही क्यों, बाकी चीज़ें क्यों नहीं करते हो। तो उसमें एक बहुत बड़ा स्टैंड और बहुत अच्छा स्टैंड मुरली मनोहर जोशी जी 91 में जब MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टैंड लिया था, देश भर में मूल्य शिक्षा का स्वरूप क्या हो। तो उनका ये दिया हुआ स्टैंड था, वो लेटर सारी गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट हुआ। उस लेटर में उन्होंने दिया था कि वो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिसेबल हो, लिवेबल हो और वेरीफाइबल हो। ये फ्रेम उस समय दिया गया था। यूनिवर्सल हो, सार्वभौम हो, तर्कपूर्ण हो, समझा जा सकता हो, जिया जा सकता हो, सभी जी सकते हो, और इसलिए उसको वेरीफाई किया जा सकता है।
यदि 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 शिक्षा के धरातल पे हम कोई बात करेंगे तो ऐसे ही किसी शिक्षा का फ्रेम यही है ना। इसके बावजूद भी उन्होंने गुंजाइश साथ में छोड़ी कि यदि किन्हीं इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि वो रामकृष्ण मिशन या किसी और संस्था के साथ में मूल्य शिक्षा के लिए एफिलिएट होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने गुंजाइश भी बना के छोड़ दिया। तो हमारे एनआईटी के डायरेक्टर ने कहा कि देखो ये फ्रेम है और इसके हिसाब से अब तुम ले आओ जिसको लाना है। दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम आई, तो दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम आई तो लोगों को कहा गया कि जो भी लोग आते थे कि देखो ये फ्रेम है, व्यक्ति पूजा नहीं होगा, वेशभूषा नहीं होगा, चिन्ह नहीं होगा, प्रतीक नहीं होगा, अब जो क्लासरूम में लाना है ले आओ। उसके बाद किसी के पास कुछ बचता नहीं है। गुरुजी की फोटो नहीं लगाएंगे तो करने तैयार नहीं होते, किसी को पैसा नहीं मिलता है तो करने तैयार नहीं होते। दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के लिए देश भर की संस्थाओं को इनवाइट किया गया, 500 संस्थाएं आई। अब 500 में से चुनना था तो क्या किया जाए, तो हमने कहा तुरुप का इक्का अपना लगाओ, पैसा नहीं मिलेगा, अब आ जाओ जिसको आना है। फिर 5 बची, ये बिल्कुल घटी घटना है, पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हम बिना पैसे के काम कर रहे हैं, तो हम तो सरकार के साथ बिना पैसे के काम कर रहे हैं। मेरे अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट में 300 आरटीआई लगी, 300 से भी ज़्यादा, कि सोम भाई को दिल्ली गवर्नमेंट से कितना पैसा मिलता है। तो हम भी चाहते हैं जितनी आरटीआई लगे उतना अच्छा है, ताकि लोगों को पता चल जाए भी हम अपने मुंह से कैसे बताएंगे, किस किस को बताएंगे। तो जब लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये तो बिना पैसे के काम करते हैं और मास स्केल पे यदि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन में टीचर्स की मानसिकता बदली है तो ये कंटेंट के बारे जो अंदर है उनको सबको पता है कि मूल में क्या हो रहा है। तो बोले गुरुजी का फोटो नहीं लगाओगे, माला नहीं लगाओगे, मंत्र नहीं लाओगे, है ना, क्योंकि सार्वभौम होगा। सार्वभौम जो हो सकता है वो बात आप करो, अब उसके बाद मामला तो खत्म हो जाता है। तो आज जो ये चर्चा हम कर रहे हैं है यूनिवर्सल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, लिवेबल, रेप्लिकेबल, हैंस वेरीफाइबल। हाँ, यूनिवर्सल तो है लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता तो बहुत मुश्किल है, तो सारे नीचे तक सुनिश्चित कर दिया। देखो साइंस में कोई भी चीज़ को हम कह रहे हैं कि प्रमाण है। प्रमाण क्या चीज़ है? एक्सपेरिमेंट में बार बार सेम रिजल्ट आता है। तो ज्ञान का एक्सपेरिमेंटल लैब क्या होगा? तो मानव में समझना होता है, जीना परिवार में होता है। तो ज्ञान की लैब परिवार है और ज्ञान के लिए जो जिस पे प्रयोग होगा वो मानव है, प्रयोगशाला परिवार है। तो जो भी ज्ञान है वो यूनिवर्सल है, उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, लॉजिकल है इसलिए अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए अंडरस्टैंडेबल है सभी समझ सकते हैं इसलिए रेप्लिकेबल है, और रेप्लिकेबल है इसलिए वेरीफाइबल है। जो चीज़ रेप्लिकेबल हो गई, जो चीज़ सभी पे अप्लाई होती है, इसका मतलब काम हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सारी बात का सार इतना ही है कि पूरे विश्व में, परिवार में, समाज में आज हमारी पीड़ा इस बात की है कि हमारी बेटी 3 साल की बेटी घर से बाहर खेलने जाए तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी चिंता इस बात की है कि समाज सुरक्षित नहीं है। हमारी चिंता इस बात की है कि शादियां टिक नहीं पा रही हैं। हमारी चिंता इस बात की है कि शादी करने से युवा पीढ़ी मुकर ही रही है ना। हमारी चिंता इस बात की है कि आतंकवाद और नक्सलवाद और तमाम तरह की जो भी सारी समस्याएं हैं, तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं वो मात्र एक ही मतलब है कि इंद्रियों से सुख पाने की तलाश और रूप बल धन से पहचान पाने की तलाश। सबको विश्व में नंबर 1 बनना है। तो अमेरिका को लगता है मेरी चले, चाइना को लगता है मेरी चले, रशिया को लगता है मेरी चले, और उसमें किन कंट्रीज़ को मैं अपने में मिला लूँ, किन कंट्रीज़ को मैं अपने में मिला लूँ, युद्ध होता रहे, हथियार बिकते रहें, तो अपने तरह का वो जुगाड़ है। तो इस सारे का खेल एक ही है, जो आपने भी कल बात कही थी कि रामदास जी ने लोगों को अवेयर कर दिया। उस अवेयर आदमी को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। कोई भी दुनिया में काम होना है तो एक जनमानस उसके साथ में होना है, या जनमानस को ना समझ में आए कम से कम इतना होना है। तो विद्या की खूबसूरती ये है
कि इस आदमी को अब यूज नहीं किया जा सकता, ये ऐसा मटेरियल बन जाता है, इसका आंख में एक्सरे फिट हो जाता है, तो अब इसको कार्यकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। इसका भावनात्मक शोषण अब नहीं किया जाए। ये क्या उपयोगी करेगा नहीं करेगा बात की बात है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी बात की बात है, इसके आचरण में सुधार आएगा कि नहीं आएगा ये भी बात की बात है, लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जा सकता है। इतना तो हो जाता है, 2-3 शिविर से आदमी गुजर जाए तो इतना उसके पास आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि विश्व की धीरे धीरे समाज और विश्व में शिक्षा के रूप में जितनी बात आपसे की जा रही है, विश्व के किसी भी कोने में बैठ के की जा सकती है ना। और कंटेंट इतना पावरफुल है, पावरफुल इतना ही है कि अस्तित्व जैसा है उसको वैसा कहा जा रहा है, तो फिर उसमें कोई कुतर्क नहीं हो पा रहा है। कुतर्क नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से आदमी का आधा जो अहंकार है वो टूट लेता है। मना करने की गुंजाइश नहीं है तो फिर जानने की ही आवश्यकता बनती है। आज जाने 10 साल बाद जाने, इतना ही हो सकता है। मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, लेकिन कोई समय तो मुझको लगता ही है कि नहीं, बात तो ठीक है और ये जानना मेरी ज़रूरत है। तो इन सारी बातों को देखते हैं तो मनन तक का काम के लिए इस देश में जो हजारों साल से तमाम साधनाएं और तमाम धर्म और तमाम चीज़ों का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये है कि मनन के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि बनी हुई है। मनन के लिए मतलब इंद्रियों में जीना नहीं है, ये आदमी के लिए इस देश में कम से कम भाषा के रूप में कोई नई बात नहीं। भाषा के रूप में हाँ, अब मेरी आदतें, मेरे पूर्वाभ्यास, मेरे चित्त की स्थिति जो भी हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो ये स्वीकार्यता है कि नहीं, जिंदगी तो आगे भी है और कुछ और यहाँ तो कम से कम ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं केवल सेक्स संतानोत्पत्ति के लिए करना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कार यूज़ नहीं करनी है, एसी यूज़ नहीं करना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी किया जाए वो समझ के किया जाए, प्रयोजन के साथ में किया जाए, तो ऐसा भी आदमी जिएगा। मेरे को लगता है कि ज़्यादा झंझट तो केवल इतने में हुआ है, जब हम दूसरों को प्रभावित करने जाते हैं तब झंझट ज़्यादा हो जाता है। तो यदि इतनी हमारी क्लैरिटी बनेगी और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि भी अभी 4.5 क्रिया में ही, लोअर वाले पार्ट में ही यदि दृष्टि भी डेवलप हो जाएगी, तो भी हम कम से कम परिवार और समाज के लिए अशांति ना पैदा करें, इतनी योग्यता आ जाएगी। शांति पैदा कर पाएं ये थोड़ी आगे की बात है, लेकिन अशांति रोज पैदा ना करें, इतना तो काम होने की संभावना पूरी की पूरी है। ये एक बहुत बड़ी आशा की किरण है जो मासिस के साथ में हो सकता है। मासिस के साथ हमको जो थोड़ी सी दिल्ली में सफलता मिली, उसका बड़ा कारण इतना ही था कि हमने 1 महीने में 25,000 टीचर्स के साथ में बात किया। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है, फुल एसी, जिसमें 4,000 टीचर एक साथ बैठते थे 3 दिन। बस उनको बस इतना ही बताना था कि ताकि वो कोई विरोध मत करे और उनको ये पता चल जाए ये किस टाइप की बात है। क्योंकि जब कोई आदमी किसी चीज़ को जानता नहीं है तो एक ना जानने की वजह से एक प्रतिक्रिया आती। तो 3 दिन के 6 शिविर 1 महीने में, 1 महीने में 3 दिन के 6 शिविर, उसमें लगभग हमने 23-24 हज़ार टीचर्स कवर कर लिए। टोटल 50,000 है और बाकी तो फिर वो किसी के दोस्त ही हैं। तो जिसमें से 60% लोग पूरा शिविर करने के लिए तैयार हो जाते थे, अबव 50%, है ना। तो इसमें से जो है विरोध करने वाला स्वर खत्म हो गया। साथ में ये कोई अच्छी बात है इसके लिए सहमति शुरू हो गई और एक माहौल जो बनना था, जो वातावरण बनना था, वो वातावरण बन गया। तो मेट्रो में लोग आते जाते एक दूसरे को पूछते थे जिंदा हो कि जी रहे हो। तो जन चर्चा में आ गया। जब कोई बात जन चर्चा में आ जाती है फिर वो मासेस की जरूरत बन जाती है ना। इसलिए सूरत में अभी ये जो प्रयोग कर रहे हैं, 1000 लोग, 1000 होंगे, 500-1000 के बीच में जो भी हों, तो डे शिविर का मतलब है सुबह अपने घर से आओ, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना वहीं करेंगे, घर में जाके बस सो जाओ, गोष्ठी करके रात को खाना खाने के बाद जाओ। तो घर में केवल सोने के लिए जाएंगे, तो सोने के लिए जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा खर्चा बहुत सारा कम हो जाएगा
और परिवारों में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर से निकलने की स्थितियां नहीं होती। तो इससे क्या वातावरण बनता है और उसमें क्या मूव होता है, धीरे धीरे देखते हैं। हाँ जी बोलिए। एक छोटी सी शेयरिंग और कर लें आपकी। अभी त्यागराज में एक और घटना भी हुई है छोटी सी, जिस दिन आपने वो 10 मिनट का वो प्रबोधन दिया था 4थी वर्षगांठ पे। हाँ। तो शायद आपके साथ शिवानी बहन भी थी। तो अभी 19 सितंबर को हम लोग साथ थे शिवानी बहन के साथ। जी जी। अच्छा। वो कहीं हम थोड़ा थोड़ा जान पहचान में हैं। अच्छा। वो कहती गोपाल भाई मेरे डॉक्टर हैं ऐसे करके कुछ थोड़ा सा जान पहचान में भी, हम वहाँ भी उस यूनिवर्सिटी में भी घूम के पढ़ाते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो उस दिन आपके लिए गंगवार साहब ने कहा था कि थोड़ा उसे भी और समझाना क्या हुआ। तो हमने पूछा कि दिल्ली कैसा था। अरे भैया मेरे तो बहुत ही अच्छा लगा, एक दिन तो मुझे नींद कम आई। तो हमने कहा फिर और समझा जाए। बैठे हम लोग, वो यौगिक खेती का शिविर था वहाँ अभी ब्रह्म कुमारीज में। तो शिवानी बहन से थोड़ा टाइम मिल गया, हम शेयर कर लेते हैं, सुबह टहलते हुए बात हो जाती है। तो समझ में तो आ रहा है। तो फाइनली छोटे से शब्द के साथ हुआ, बोली शरीर यात्रा तो मुझे लगता है यहीं फंसी हूँ मैं ये आपके लिए बता रहे हैं न्यूज़। नहीं वो हमें और सफलता नहीं मिली। वो मैंने कल ही नाटा जी को बताया। वो वहाँ जो गुड़गांव में है ना, वो ओम शांति रिट्रीट, शायद वहाँ से आपकी कुछ हुई थी और वो मनीष भैया से भी परिचित हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ तक पहुँचा कि वो जैसे कभी कलाम साहब ने कहा था कि शरीर यात्रा, तो यही भाषा उनकी इस तरह से थी कि इस बार तो लगता है मैं यहीं फंसी हूँ। देखिए मेरी केवल उनसे 5 मिनट बातचीत हुई है खाने की टेबल पे, और 5 मिनट के बाद में जो निष्कर्ष आ गया वो मैंने नाटा जी को कल शेयर किया है, और मैंने यही निष्कर्ष शेयर किया है जो आपने बताया। ये 19 सितंबर यही 15 दिन पीछे हम लोग साथ साथ ही थे। ठीक है नाटा जी। उस दिन हम लोगों को एड्रेस करने आई थी और वो यौगिक कृषि पे भी मानते हैं कि हम किसान भी हैं। तो पर्सनली कहा था कि गोपाल भाई आइएगा, हम लोग थोड़ा बात करें। तो कहीं ना कहीं हम एक लेवल पे वही है भैया, किसी ये पता चला कि वो मेरे टीचर हैं, तो थोड़ा और मुझे अच्छा आपने उनसे पढ़ा है ये 15 दिन पीछे की शेयरिंग थी, आपसे कर ली है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया बता दिए। हाँ जी बढ़िया, और बोलिए। भैया ऐसा है, देखो ये बड़े संगठन और उनके बड़े लोग से मतलब है जिनकी पहचान सुनिश्चित हो गई है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान पा ली है। ऐसे लोगों में कोई बहुत गहरी अपनी तीव्र पीड़ा हो तो अलग बात है। क्योंकि एक अखबार में कभी मैंने एक कोट पढ़ा था, जब किसी को लगता है कि वो किसी मास का नेतृत्व कर रहा है, जब किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े मास का नेतृत्व कर रहा है, सच्चाई ये होती है कि वो भीड़ उसको चला रही होती है। अखबार में पढ़ा था। ऊपर नहीं ज्ञान आता है कभी कभी, सुविचार टाइप, और ये अपने आप में गहरी बात है। तो इसका इतना ही मतलब है कि जा तो आदमी अपने पुण्यवश उसको दिख जाए, नहीं तो इतनी फॉलोइंग, इतना सम्मान, इतना सारा कुछ पाके फिर आवश्यकता नहीं लगती है ना। सारी चीज़ तो आवश्यकता से। नहीं भैया एक बात और है, उनके साथ थोड़ा शेयर बढ़ा दें। वो शारीरिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ हैं। अच्छा जी। तो 2016 में ऐसे सुबह की टहलते समय हमने हल्का सा, जैसा हमारा स्वभाव है, कोई बुरा भी मान जाता है, कि हम जो बात है वो कह देते हैं। तो शेयरिंग में हमने कहा बहन आप असंतुलित हो गई हैं थोड़ी। तो उनको एकदम से ऐसे लगा झिझक के कि इसने गाली दे दी है कुछ मुझे मैं कैसे असंतुलित हूँ? मैंने कहा आपका जो जगने, काम करने और सोने का जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। आप 1:30 बजे रात तक इवेंट्स की तैयारी करती हो, 5 साल बाद मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है, डायरी पलटती हो, क्या करना है उसकी रूपरेखा अभी से बनाने लगती हो। 1:30 बज जाता है, 4 बजे आपको इस संस्था की फाउंडेशन है कि उठ के सकाश लेना है, तैयारी करनी है, स्वर्ग जाना है। तो वो अकेली थी, चूंकि उन्होंने से दाएं बाएं देखे, कहा कि और कोई सुन तो नहीं रहा है लेकिन चूंकि हमारी ये हृदय की अभिव्यक्ति थी, उसका उन्होंने बुरा नहीं माना। फिर कहीं मंच से ऐसे डॉक्टर का सम्मेलन था, तो कहीं पर हमारा एक रुपयापन ये भी है कि लोग हमें डॉक्टर भी समझते हैं। हमने कुछ नहीं करा है, लेकिन वो हमें नेचुरोपैथी का डॉक्टर मानते हैं। तो मंच से कुछ ऐसा कह दिया एक दिन, बोलिए आइए आपका परिचय कराएं, गोपाल भाई आए, और ये वैसे डिग्री विग्री वाले नहीं है, लेकिन सिंपैथी के डॉक्टर हैं और मेरे भी डॉक्टर हैं। अब मेरी मुसीबत हो गई उस शिविर में। 450 में जो देखो, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं रहता हूँ, सोने दो चुपचाप
पढ़ रहा हूँ आजकल। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी, आपसे शेयर कर लें। तो असंतुलित इस मायने में है कि उनको कई शारीरिक रोग हो चुके हैं गंभीर, और वो उनके चेहरे से थोड़ा सा झलकता भी है, थकान। तो विचित्र गंगवार जी ने ये बात कही कि तुम्हारी थोड़ी सी बातचीत है तो ट्राई करो। तो हमने ये ऑफर किया है कि भैया से आप पढ़िए, आइए। उनके पास समय नहीं है, पहले तो 7 घंटे नहीं है, दिन तो बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा उन्होंने हमें दे दिया 19 सितंबर को, यही उपकार था बहुत बड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट थी। और बढ़िया एक मर्सिडीज गाड़ी लेने जाती है, अब तो सब बढ़िया अच्छा होता ही है, टॉप मॉडल, वो भी सादा नहीं, क्योंकि वो एयरपोर्ट से उतरती हैं, फिर उनको कहीं दिल्ली जाना होता है, कहीं कुछ। ये सब 19 सितंबर की घटना है, आज क्या अभी 13 दिन पीछे की। इसलिए नहीं आ सकती हैं वो यहाँ, उनको ऐसा बना दिया जाता है। और शरीर तो उनका जा रहा है, उनसे काफी छोटी है, कितनी एज बहन है, एज कितनी? अभी उसकी 46 हो रही है, और उसका पीएचडी इसी में है। आपकी तरह पहले तो बीटेक है, पुणे इंफोसिस से बीटेक है। अच्छा, उसी से आगे पीएचडी है। पता है। तो शरीर असंतुलित हो रहा है, मेरा ध्यान केवल ये दिलाना है कि ठीक है। देखिए, वो तो देखिए आदमी ने जो काम कर लिया वो भी अच्छा ही है। इतने सारे लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है, इतने सारे लोग अपने व्यवहार को लेके, अपने मन को लेके, उनको सुनने से आराम लगता है, तो उनकी जो उपयोगिता यदि उनको लगती है कि बढ़िया है तो बढ़िया ही है, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, आदमी की दृष्टि क्या है, डिपेंड इस पे करेगा। तो डिपेंड इस पे करता है कि हमारी जो दृष्टि रही उसमें ये रहा कि यार ये तुम कुछ भी बताओ यार, गांव कैसे ठीक होगा ये बताओ। हमारी फंसी यहाँ पे थी, है ना। ये लोकतंत्र कैसे ठीक होगा ये बताओ। ये इलेक्शन का मैकेनिज्म हम पे बोझ बना है, इसका क्या इलाज है। हमारी पुलिस हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है, इसका क्या इलाज है। हमारी सरकार हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है, इसका क्या इलाज है। हमारी ब्यूरोक्रेसी हम पे बोझ हो गई है, इसका क्या इलाज है। हमारा न्यायालय हम पे बोझ बन गया, इसका क्या इलाज है। तो मैं मन की शांति रखूं और मैं वो समता भाव बनाए रखूं और मैं नेगेटिव से प्रभावित ना हूं और मैं 2 मंत्र जप लूं, इससे मेरा काम नहीं चल रहा है। मेरे बच्चों को मैं क्या दूंगा। हमारी फंसी यहाँ थी कि हम हर एक, मैं सब जगह गया ना, गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को कर्मकांड वगैरह में कोई रुचि थी नहीं। वो मेरे घर में बचपन से होते आ रहा था। हमारे ताऊ जी बिना हवन किए खाना नहीं खाने देते थे। सुबह उठते ही चालू हो जाता था। तो हमने शुरू से हवन, मेरे को कक्षा 3 या 4 में मैं पूरा हवन करवा लेता था। उसके बाद एक दिन मैंने किताब पढ़ी, 7वीं 8वीं 9वीं में कभी रहा होऊंगा, वो देवता उसके पीछे, उसकी पत्नी, वो देवता उसकी पत्नी के पीछे। ये सब रिकॉर्ड बाद में ठीक कर लेना राजा भैया। वो देवता उसकी पत्नी के पीछे, वो देवता उसकी पत्नी के पीछे। मैं यार हम लोग भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो मेरा धर्म और इन चीज़ों से मन ही उठ गया। मेरे को लगा इधर इधर जाने का कोई फायदा नहीं। तो जिस तरह की कहानियाँ सब देखने सुनने को मिलती हैं, उसमें कोई ज़्यादा सार मिलता नहीं। तो फिर सार बात इतनी है कि अपने मन में जो अटका वो ये अटका कि हर एक व्यक्ति जिंदगी का हकदार है, उसको उसकी जिंदगी कैसे मिलेगी। और ये तुम 20 साल में ये तो शिविर क्यों लगाते हो भाई। गायत्री का शिविर, सावित्री का शिविर और ब्रह्म कुमारी का शिविर, या जो देना 20 साल में दो ना। तो शिक्षा में क्या दिया जाए कि दुनिया के सारे शिविर बंद हो जाए। जीवन विद्या भी, जीवन विद्या भी भाई देव ना यार। 20 साल में 6 घंटा रोज बच्चा सा आपके सामने बैठा है, 20 साल 6 घंटा रोज, उसमें क्या उपयोगी दिया जाए कि किसी शिविर की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारी दृष्टि ऐसी थी। जब ऐसी दृष्टि थी तो उसमें बाकी कुछ टिकता नहीं था। पैसा लेना नहीं था किसी से, प्रोजेक्ट चलाने नहीं थे। तो जब अपनी दृष्टि की क्लैरिटी है तो फिर हम ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और लास्ट में जब कुछ नहीं मिला तो भैया मान लिया कि कुछ नहीं मिला तो बस्तर के जंगल में जिंदगी बिता देंगे, शांति खत्म करो। तो अपनी दृष्टि क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आदरणीय नागराज जी से मिलके समझ में आया यार अभी कोई कॉर्नर बचा ही नहीं, उन्होंने कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं। साइंस जहां खत्म होती है वहां से वो शुरू होते हैं, धर्म और अध्यात्म जहां के खत्म होता है वहां से वो शुरू होते हैं, समाज शास्त्र जहां खत्म होता है वहां से शुरू होते हैं, मनोविज्ञान जहां खत्म, जहां पूरी की पूरी मानवता खत्म, अभी का ज्ञान खत्म होता है वहां से वो शुरू करते हैं। आप अधिकांश संत पुरुषों को देखोगे तो उन्होंने समाज की किन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कोई अभियान चलाए। किसी ने सती प्रथा के लिए चलाया, किसी ने देश को आजाद करने के लिए चलाया, किसी ने कुछ, किसी ने। आदरणीय नागराज जी ने कोई सी उनकी पीड़ा थी ही नहीं।
उनकी तो जिज्ञासाएं अपनी मौलिक जिज्ञासा थी, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उन्होंने साधना किया, इसलिए उनको किसी को ठीक करना भी नहीं था। उनको तो केवल अपने मौलिक प्रश्नों के उत्तर की तलाश थी, क्योंकि जो कुछ अपने आसपास देख रहे थे उसमें गैप उनको दिखाई दे रहे थे, है ना। वो गैप दिखाई दे रहे थे, तो वो गैप को हम कैसे भरें? बोले हमारे परिवार ने क्या दिया है? बोले ज्ञान दिया है। बोले ज्ञान का क्या मतलब है? आचरण। आचरण का क्या मतलब है? खोजा तो खाली निकल गया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बोले ये कैसे हो सकता है? संविधान छप रहा है, उसमें मानव का आता पता नहीं है। इस सारे ना लोकतंत्र है, उसमें वोट नोट का बंटवारा है, उसमें कुल मिला के जो होना है वो हो ही रहा है, उसको हम देख ही रहे हैं। जितना नीचे गिर के राजनीति में जितना नीचे गिरने की आवश्यकता पड़ेगी, सामान्य आदमी उतना कर ही नहीं सकता है। उसमें हत्या भी करवानी पड़ेगी, उसमें सब करवाना पड़ेगा। और वो देश चलाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब गलत नहीं है, ये इलेक्शन जितना आसान काम नहीं है। और हर साल ये इलेक्शन खड़ा ही रहता है, साल भर इलेक्शन ही चलते हैं ना, 5 साल। अभी इस राज्य का आ गया तो कल उस राज्य का आ गया, परसों एमएलए का आ गया, परसों पंचायत का आ गया, फिर एमपी का आ गया, तब तक दूसरा राज्य आ गया। कम काम नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें क्या क्रिएटिव सोचे आदमी। अच्छा, समाज परिवर्तन के काम ऐसे हैं नहीं कि जो 1-2 साल के काम हो। ये तो कोई 20 साल लगा के लंबी योजना बना के आदमी लंबे समय तक चलता रहेगा, तब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे हैं ना, ऐसे लोग, मुख्यमंत्री ऐसे लोग हैं जिनसे चर्चा होने में उन्होंने साफ मेरे से कह दिया, सोम भाई ये आप जो बात कह रहे हो ना, ये 50 साल का काम है, हमारे पास 5 साल से अधिक होता ही नहीं। बाबा से मिलने से मना कर देते थे, बाबा डांटते थे, है ना, सोम भाई मत मिलवाया करो, उनसे डांट खाना हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ जी बोलिए। तो खैर ये सारी बातों का आशय इतना ही है कि व्यावहारिक रूप में हमारी दृष्टि भी होने, केवल हम कोई ज्ञान की ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, बाहर सब कुछ उठपटांग चलता रहेगा, व्यापार जैसा चलना है चलता रहेगा। सारा व्यापार अपने आप में विश्व की सरकारों को व्यापार चलाता है ना। व्यापार तय करता है कि सरकारों को, कि सरकार कैसे चलेंगी। अल्टीमेटली वो आदमी तो है। देखो ये अच्छी बात है कि आदमी मरता है, जितने चला रहे हैं सब मर जाएंगे अगले 50-100 साल में। जितने बच्चे नए आ रहे हैं उनको तैयार कर लो तो कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये केवल साधना से नहीं चलेगा कि मेरा मन ठीक है, स्वांत सुखाय से दुनिया नहीं चलेगी। 20 साल में क्या दिया जाए कि सारी दुनिया के सारे समाधान का हमारे पास कोई ठोस सॉल्यूशन हो, इससे कम में बात नहीं बनेगी। बाकी सब मरम पट्टी है, उसकी भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है। कोई चीज खराब है ऐसा नहीं कह रहे हैं। मरम पट्टी एक बात है, समाधान दूसरी बात है। बोलिए। तो इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे आपका ध्यान चला जाए तो इस पे हमारी और क्लैरिटी बनेगी। जैसे स्टेटमेंट के रूप में मैं कहूं कि आत्मा केवल मध्यस्थ है, बुद्धि सम और विषम गति के साथ है। अस्तित्व में 3 ही गतियां होती हैं। इन्हीं 3 गतियों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदमी नहीं है। इन 3 गतियों को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है ना, उसको अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अस्तित्व में 3 ही गतियां हैं, सम विषम और मध्यस्थ। सम गति का मतलब है सृजन। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है, मिलके मॉलिक्यूल हो जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को पहचानते हैं, मिलके कोई पिंड हो जाता है, कोशिका हो जाती है, शरीर हो जाता है। ये पूरी सृष्टि हो गई। तो सृष्टि में सृजन नाम की क्रिया है। कहां से आ गई ये क्रिया? मूल ऊर्जा में इकाइयां ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानती हैं और निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त होती हैं। ये सृजन का मूल है, सृष्टि का प्रगटन। तो सृष्टि के प्रगटन के मूल में समझ में आ गया कि सहअस्तित्व पूर्वक सारी सृष्टि प्रगट है। तो सृजन एक क्रिया है। चूंकि जड़ परमाणु परिवर्तनशील है,
इसलिए कोई भी भौतिक रासायनिक इकाई परिवर्तनशील है, इसलिए उसका परिवर्तन होना है। इसी को विषम कहा। एक प्रलय का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें भी जो परंपरा में कहा जा रहा है, दर्शन में उससे बिल्कुल कुछ भिन्न कहा जा रहा है, और वो भी बहुत सोचने लायक है। सम विषम मतलब, सम मतलब बनना, विषम मतलब बिगड़ना, परिवर्तनशीलता, और मध्यस्थ मतलब बने रहना। सम विषम मध्यस्थ। तो सम को परंपरा में क्या कहा? सम मतलब ब्रह्मा, बनाने वाला, विष्णु पालनहारा। अच्छा, रचयिता ब्रह्मा बोला, विष्णु मध्यस्थ विष्णु, और महेश। हाँ हाँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, अब ये व्यक्ति नहीं है, अब ये लॉजिकल काम नहीं है। भगवान ने बनाया, यार भगवान ने धरती बनाई तो उसका हाथ पैर भगवान से बड़ा होगा कि नहीं होगा? धरती से बड़ा होगा कि नहीं होगा? सामान्य स्वीकृति है। यदि भगवान धरती जैसी बड़ी चीजों को बनाता है तो नेचुरल उसका हाथ पैर उससे बड़ा होगा, और जब धरती जैसी बड़ी चीज को आकाश में बना तो बैठता कहां होगा? जरा सा तर्क करने जाओ तो सब टूट के बिखर जाता है, कुछ ठोस बात समझ में उस लेवल पे नहीं आती। तो अभी जितनी बातें हमने की हैं उससे पता चला कि जनरेशन है, क्रिएशन है ना, और क्या? ऑपरेशन है, डिस्ट्रक्शन है, टर टर नहीं है। बस ये टर टर खत्म हो गया, है ना। तो क्लैरिटी बनी कि सृष्टि स्वयंस्फूर्त प्रगटन है, सृष्टि निर्माण नहीं है, नहीं तो निर्माणकर्ता को ढूंढना पड़ेगा। तो ईश्वर किसी को चलाता नहीं है, किसी को बनाता नहीं है, किसी को बिगाड़ता नहीं है, ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, क्योंकि मूल में क्रियाशून्य है। ये क्रियाशून्यता अद्भुत महिमा है। ये खुलने से अब ये व्यापक वस्तु कहां से आ गया? जब क्रिया शून्य थे तो आएगा नहीं। जब क्रिया शून्य है तो ये कल्याणकारी नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, दृष्टा नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। ये जो कन्फ्यूजन था ईश्वर और भगवान का, व्यक्ति का चरम विकास भगवान है। नर से नारायण बनने की बात की है। वो जो भगवान है वो दृष्टा पद में है। दृष्टा, कर्ता, भोक्ता की पूर्णता। भोक्ता क्या है? निरंतर सुख को भोगना। कर्ता क्या है? कर्ता पद मतलब मानवीय आचरण, स्वराज्य, चारों अवस्थाओं में संतुलन। और दृष्टा क्या है? सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में सृष्टि का कोई रहस्य अब शेष नहीं है। तो दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। अब ये कल्याण करता है, ये न्याय करता है, क्योंकि इसको न्याय की समझ है। तो बहुत सारी संज्ञा जो मिक्स हो रखा था उससे हमारी क्लैरिटी बन गई और हम क्लियरली पहचान पाए कि हाँ क्या चीज के बारे में क्या। अब इसमें कोई कुतर्क नहीं, इसमें कुछ मतलब एक क्लैरिटी हमारी बन गई। तो ये क्लैरिटी बनने से अब सारी चीजों को हम साफ साफ देख भी पा रहे हैं। ये बात कहां से शुरू हुई थी? तीन गतियां। हाँ, तीन गतियां। तो तीन गतियों के रूप में अब ये पता चला कि क्रिएशन के मूल में क्या है, डिस्ट्रक्शन के मूल में क्या है, और फाइनली बने रहने के मूल में क्या है। तो सृष्टि में सभी इकाइयां, तो फाइनली फिर से लास्ट पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूं, तो पूरी सृष्टि परमाणु में विकास की यात्रा है। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, चैतन्य परमाणु ही श्रम पूर्वक क्रियापूर्ण हुआ है, और क्रियापूर्ण परमाणु दृष्टा पद पे अनुभव संपन्न परमाणु ही उपकार पूर्वक आचरण पूर्ण हुआ है। इतनी ही कहानी है बस।
जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। अब इस चैतन्य परमाणु को समझने के लिए और समझ को प्रमाणित करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है। मानव शरीर के बनने के लिए किसी पशु शरीर की आवश्यकता है। पशु शरीर ऐसा जो मानव शरीर को पैदा कर सके, उसके लिए पीछे की पूरी श्रृंखला को बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक वो भी क्रिएट नहीं हो सकता। और पशु के बनने के लिए उसके मूल में कीट पतंगे, उसके मूल में वनस्पति संसार, इनके जिंदा रहने के लिए और मानव के प्रगटन के लिए और मानव के जिंदा रहने के लिए शेष तीनों अवस्थाओं का प्रसव है। मानव सहअस्तित्व का प्रतिरूप है। मानव सहअस्तित्व का प्रतिरूप है, तो सृष्टि के आचरण के अनुरूप ही मानव का आचरण है। इसलिए सार्वभौम मानवीय आचरण ऐसा पहचाना तो मूल में पता चला कि मन, वृत्ति, चित्त, इन तीनों में सम, विषम और मध्यस्थ तीनों गति है। बुद्धि में केवल सम और मध्यस्थ गति है, आत्मा में केवल मध्यस्थ गति है। ऐसा क्यों? बताओ, ऐसा क्यों? चलो, इसको मध्यस्थ दर्शन क्यों कहा गया? ऐसे थोड़ी है, ऐसा नहीं है। मध्यस्थ दर्शन का व्यवहारिक परिभाषा ये है कि ये भौतिकवाद और आदर्शवाद के विकल्प के रूप में है, इसलिए मध्यस्थ दर्शन है। एक इसका व्यवहारिक तात्विक परिभाषा ये है